हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो आज की क्लास में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज शेड्यूलिंग। लास्ट क्लास में हमने अपना एलएलपी मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल चैप्टर खत्म किया था, जिसमें हमने कंसेप्ट समझा, मॉडल सॉल्व कैसे होगा वो चीजें समझी, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की इक्वेशन कैसे बनता है वो समझा, और बहुत सारे हमने एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किया था। तो जिस बच्चे को एलएलपी मॉडल में दिक्कत है, जाओ और वो क्लासेस देखो। मैक्सिमम 3 क्लासेस में हमने उस चैप्टर को खत्म कर दिया है, बहुत सारी एग्जाम्पल को सॉल्व करके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, शेड्यूलिंग। अब ये चैप्टर है हमारे मॉड्यूल 4 का ही, अगेन ये चैप्टर है। मॉड्यूल 4 में जो मेन चैप्टर्स थे, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड एलएलपी, ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके। अब इसमें हमारे पास 4 छोटे मोटे चैप्टर बचे हैं, क्यूइंग, शेड्यूलिंग, सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग। और ये चैप्टर को मैक्सिमम मुझे 3 डेज लगेंगे और ये चैप्टर हमारे खत्म हो जाएंगे। शेड्यूलिंग हम 1 दिन में खत्म कर लेंगे, क्यूइंग को मुझे 2 दिन लगेंगे, सिमुलेशन एंड लाइन बैलेंसिंग को भी 1 या 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे, यानी कि 3 से 4 दिन में हम अपने इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। मॉड्यूल 4 खत्म हो जाएगा। मॉड्यूल 4 खत्म होते ही हमारा ओएम का 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि ओएम में जो मेन सिलेबस था मॉड्यूल 4 तक ही था। उसके बाद आपके 3 चैप्टर रह जाएंगे, फर्स्ट सीपीएम, मेंटेनेंस एंड स्पेस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का आईएसओ वगैरह जो चैप्टर है ना, वो रह जाएगा हमारा। तो इन 3 चैप्टर को खत्म करने में मेरे को मैक्सिमम 5 to 6 डेज लगेंगे और उसमें ये खत्म हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट सीपीएम को भी 3 क्लासेस लगेंगी मुझे, और मेंटेनेंस एंड आईएसओ वाले को 3 क्लासेस लगेंगी, और हमारा ओएम का सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचता है हमारा एसएम का पोर्शन। तो एसएम का पोर्शन बेटा जी बहुत छोटा सा पोर्शन है, जिसको मैक्सिमम 10 क्लासेस लगेंगे और एसएम हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस हम फटाफट खत्म करने वाले हैं अपना ओएमएसएम का। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शेड्यूलिंग चैप्टर। शेड्यूलिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको एक एग्जांपल लेके इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देनी है कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो आप ही की एग्जांपल लेते हैं, नहीं मतलब लेक्चर आपकी नहीं है, ये किसी स्टूडेंट की एग्जांपल हम लेते हैं। ये है हमारे पास रमेश। ठीक है, रमेश ने सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिया जून 2024 में, और इसने ये एग्जाम क्रैक भी कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन रमेश, इसने सीएमए फाउंडेशन क्रैक कर लिया। फिर इसने सीएमए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट की जून 2024 का एग्जाम देने के बाद, और दिसंबर 2024 में सीएमए इंटर का अटेम्प्ट दिया। पर जब रिजल्ट आया तो रमेश उसमें पास नहीं हो पाया। रमेश क्या हो गया? रमेश हो गया फेल। रमेश पास नहीं हुआ, तो रमेश हमारा बहुत सैड है। अब रमेश की हिम्मत टूट गई कि मैं पास क्यों नहीं हुआ। वो बहुत सैड था कि मेरे से नहीं हो पाएगा सीएमए इंटर, मैंने इतनी मेहनत की, मैं फिर भी पास नहीं हुआ। तो रमेश का फ्रेंड आया उसके पास और उसे बोला कि रमेश उदास मत हो, ये सीएमए जर्नी ही ऐसी है, प्रोफेशनल जर्नी ही ऐसी है जो तुम कोर्स कर रहे हो, इसमें फेलियर और सक्सेस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो फेलियर से सीखो कि तुमने कहाँ पे मिस्टेक की है, उसे इम्प्रूव करो और दोबारा अटेम्प्ट दो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। रमेश को हिम्मत मिली, वो उठा, बैठा और उसने देखा कि उसने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो सबसे पहले उसने एनालिसिस स्टार्ट किए। उसने देखा कि उसके पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो उसको इन एग्रीगेट, हमें 400 में से 200 चाहिए होते हैं इन एग्रीगेट पास होने के लिए। तो उसको रमेश को मार्क्स आए थे 150। रमेश को कितने मार्क्स आए थे? 150 मार्क्स आए थे। तो अब उसे देखना था कि कहाँ पे उसकी कमी रह गई। तो रमेश को मार्क्स आए थे 40, 40, 35 एंड 35। रमेश को ऐसे मार्क्स आए थे, ठीक है, 40, 40, 35 एंड 35 हर सब्जेक्ट में उसको इंटर में मार्क्स आए थे। तो उसका टोटल बना था 150 का। यानी कि उसने ये 2 सब्जेक्ट को तो पासिंग मार्क्स ले लिए थे 40, 40, बट इन 2 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स नहीं आ पाए थे अच्छे, और उसके एग्रीगेट भी अच्छे नहीं आए थे। हालांकि रमेश अपने इन 2 मार्क्स के लिए अच्छा खुश नहीं था, क्योंकि जस्ट लाइन पे 40, 40 मार्क्स आए थे। 40, 40 नहीं चाहिए थे, उससे ज्यादा चाहिए थे। तो रमेश ने देखा कि फिर भी मैंने ये 2 सब्जेक्ट कम से कम पास तो किए। ये कौन कौन से सब्जेक्ट है रमेश के? कॉस्टिंग एंड बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज इसके ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें इसके इतने मार्क्स आए थे। 2 सब्जेक्ट जिसमें इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, एक था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक था हमारा डीटी आईडीटी। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट थे।
तो रमेश ने देखा मेरे कॉस्टिंग एंड बिजनेस लॉ में तो सिर्फ पासिंग मार्क्स तो आए, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डीटी आईडीटी में पास भी नहीं हो पाया। 35 मार्क्स आए, बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो अब मुझे दोबारा प्रेपरेशन स्टार्ट करनी थी। तो उसने सबसे पहले एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि अब मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा। तो कैसे करेगा प्रिपरेशन? क्या वो रेगुलर क्लास देखेगा, क्या वो मैराथन्स देखेगा, या वो फास्ट ट्रैक देखेगा? अगर तो वो तीनों चीजें देखेगा तो किस सीक्वेंस में चलेगा, ये सब चीजें उसे डिसाइड करनी थी अब। तो एक दिन बैठ के उसने प्रॉपर प्लानिंग की ताकि अब मैं ये अटेम्प्ट निकाल ही सकूं, जो जून 2025 का अटेम्प्ट आएगा उसमें मैं इंटर क्लियर कर लूं। तो उसने प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट की। उसने क्या प्लान किया? उसने देखा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए ना, वो सब्जेक्ट सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, हमें एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट करने थे। रमेश ने डिसाइड किया कि एक दिन में एक टाइम पे एक सब्जेक्ट नहीं, एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट चलेंगे, ताकि अगर मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊं तो दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ लूं। तो उसने सोचा कि एक टाइम पे मैं 2 सब्जेक्ट चलाऊंगा। तब उसे देखना था कि पहले कौन से 2 सब्जेक्ट चलाऊं मैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा उसे। तो उसने देखा ऐसा करते हैं, 2 सब्जेक्ट में तो मेरे को पासिंग मार्क्स नहीं मिले और 2 सब्जेक्ट में मुझे पासिंग मार्क्स तो मिले, तो मैं ऐसा करता हूँ जिसमें मेरे को पासिंग मार्क्स नहीं मिले वो उठाता हूँ, और दूसरा सब्जेक्ट उठाता हूँ जिसमें मुझे पासिंग मार्क्स मिले हैं। तो उसने एक तो उठाया अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक उसने उठाया साथ में थ्योरी सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट का प्लान उठाया उसने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉज रमेश स्टार्ट करेगा। उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि कौन सा सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद में अपना सब्जेक्ट लेके चलूंगा डीटी आईडीटी प्लस कॉस्टिंग, ये 2 सब्जेक्ट लेके चलूंगा। रमेश ने सबसे पहले ये डिसाइड किया। फिर उसने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉज में मुझे क्या करना है, रेगुलर क्लास देखनी है, फास्ट ट्रैक देखनी है, मैराथन देखनी है, क्या करना है। तो उसने देखा कि मुझे जिस भी सब्जेक्ट का, मैं सबसे पहले उसका खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा। मतलब कि अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसका चैप्टर पकड़ूंगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा एक एक करके। मुझे जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी उसका मैं कंसेप्ट वीडियो लगा के देख लूंगा, और जिसमें नहीं आएगी वो खुद से सॉल्व करता जाऊंगा क्वेश्चन। इस तरह से मैं पढ़ूंगा। रमेश ने ये डिसाइड कर लिया, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ूंगा, साथ में बिजनेस लॉ, फिर डीटी आईडीटी पढ़ूंगा, साथ में कॉस्टिंग पढ़ूंगा। फिर उसने देखा कि अपना सिलेबस निकाला उसने। रमेश ने क्या किया? सिलेबस निकाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन बिजनेस लॉस का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे 1 से लेके 10 चैप्टर्स थे, और बिजनेस लॉ में हमारे 1 से लेके 15 चैप्टर थे। लेट्स से एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं, ये चैप्टर थे। फिर रमेश ने डिसाइड किया कि मेरे को कौन सा चैप्टर कब करना है। उसने सोचा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहले मैं सेकंड चैप्टर करूंगा, फिर मैं फर्स्ट चैप्टर करूंगा, फिर मैं 6th चैप्टर करूंगा, फिर मैं 3rd चैप्टर करूंगा, फिर मैं 4th चैप्टर करूंगा। इस तरह से उसने कुछ सीक्वेंस अपना बना लिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे पढ़ना, उसने ये डिसाइड कर लिया। फिर उसने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ बिजनेस लॉ पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले मैं अपना बेसिक्स करूंगा, फिर उसके बाद मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना कंपनीज लॉ करूंगा, फिर उसके बाद मैं सोगा करूंगा, फिर उसके बाद मैं पार्टनरशिप एक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह से उसने डिसीजन बना लिया हमारे रमेश ने। फिर उसने देखा कि मेरे को कौन सा चैप्टर करने को कितना टाइम लगेगा। मेरे को सेकंड चैप्टर करने को कम से कम 2 डेज जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर करने को मुझे 4 डेज जाएंगे, 6 को 3 डेज जाएंगे, 2 डेज जाएंगे, एंड इसे 1 डे जाएगा। इसी तरह से इसने लॉ का भी डिसाइड कर लिया। फिर उसने देखा कि टोटल मेरा बिजनेस लॉज एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस कब खत्म हो जाएगा। अगर मैं 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो लास्ट ऑफ द सितंबर तक, 31 सितंबर को मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड 15 अक्टूबर को मेरा बिजनेस लॉ का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, डीटी आईडीटी एंड कॉस्टिंग स्टार्ट करूंगा, और उसे भी इसी तरह से उसने प्लान की। तो बेटा जी ये क्या किया उसने? उसने प्रॉपर प्लानिंग बनाई है। अब अपना जो उसे काम करना है, अपना गोल उसे जो अचीव करना है, पास होना है। गोल क्या है हमारे रमेश का? पास होना है मुझे। इंटर का अटेम्प्ट निकाल के दिखाना है जून 2025 में। तो इस गोल को अचीव करने के लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग की है। इसी की मदद से आपको रूटिंग और शेड्यूलिंग समझ आएगा। कैसे? देखो, तो सबसे पहले रमेश ने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है, क्या सीक्वेंस रहेगा मेरा वर्क करने का, उसे हम क्या कहते हैं? रूटिंग कहते हैं। मैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग करूंगा, साथ में बिजनेस लॉस करूंगा।
फिर जब वो खत्म हो जाएगा, यानी कि ये मेरा कब खत्म हो जाएगा, 31 सितंबर को और 15 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएंगी चीजें। फिर उसके बाद जब ये 31 सितंबर को खत्म होगा, मैं डीटीआईडी की शुरू कर दूंगी, और जब मेरा 15 अक्टूबर को ये खत्म हुआ तो मैं कॉस्टिंग शुरू कर दूंगा। तो ये उसने रमेश ने क्या बनाई, ये रमेश ने बनाई हमारी रूटिंग की, कि मैं किस सीक्वेंस में पढ़ने वाला हूँ। तो ये क्या हो गई, हमारी रूटिंग हो गई। फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि हर एक पर्टिकुलर टास्क में उसे फर्दर टास्क देखने को मिले। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रही हूँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आगे, है ना। ये एक था हमारा एक पर्टिकुलर टास्क था, हमने हर एक टास्क को सीक्वेंस किया। इस तरह से हमारे टास्क चलेंगे, इस तरह से हमने उसे सीक्वेंस किया, इसे हम क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं। देन एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास वेरियस वेरियस टास्क होते हैं। उस टास्क को जब हम एक सीक्वेंस में बिठाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमें 1 जुलाई से लेके 31 सितंबर तक हमें टाइम लगेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। रूटिंग तो कर ली हमने, अब इसका शेड्यूल भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि हमारे इतने इतने चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर को मैं स्टार्ट कब कर रही हूँ और खत्म कब कर रही हूँ। मैंने ये डिसाइड किया कि हर एक चैप्टर को मैं स्टार्ट कब कर रही हूँ और खत्म कब कर रही हूँ, मुझे कितना टाइम लग रहा है हर एक चैप्टर को स्टार्ट से लेके खत्म करने में, और एंड में मेरा सिलेबस कब तक कंप्लीट हो रहा है। देन उसने पूरा सीक्वेंस किया कि उसके जो पर्टिकुलर एक एक चैप्टर है उसे किस तरह से वो पढ़ेगा। दैट इज योर शेड्यूलिंग, इसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहते हैं। ये था हमारा रूटिंग और ये था हमारा शेड्यूलिंग। समझ आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको दी थी नॉर्मल एग्जांपल, जिससे आपको समझ आ जाए। अब ये हम अगर यूज यूज करें अपनी इंडस्ट्री में, लेट्स से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसे अगर यूज करते हैं, तो रमेश का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसे क्या बनाना है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना है। तो रमेश को, उसने नई नई फैक्ट्री खोली है, उसे फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना है। या फिर ऐसा समझ लो कि आज साल का स्टार्टिंग है, 1 जनवरी को हमारा रमेश खड़ा हुआ है, उसे 31 दिसंबर तक, या फिर ये भी एग्जाम्पल सोचो, छोड़ो, फर्नीचर बनाना हमारा रमेश का फर्नीचर बनाने का बिजनेस है। ठीक है। आज वो 1 जनवरी को खड़ा है, उसे ऑर्डर मिला है कि उसे 31 मार्च तक 500 बेड बना के देने हैं कस्टमर को, उसे ये ऑर्डर मिला है। अब उसे ये 500 बेड बनाने के लिए प्रॉपर रूटिंग एंड शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसे अपना ये ऑर्डर अचीव करना ना। अभी रमेश हमारा हड़बड़ा है कि कैसे अचीव करें हम इस ऑर्डर को, कैसे खत्म करूं, मैं 500 बेड बनाने हैं। तो रमेश क्या करेगा, सबसे पहले रमेश को काम डाउन होना है और उसे रूटिंग करनी पड़ेगी, उसे देखना पड़ेगा कि बेड बनाने के लिए हमारा प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मुझे वुड अरेंज करना है, वुड अरेंज करने के बाद मुझे उस वुड को कटिंग के लिए भेजना है, देन उस वुड को पॉलिशिंग के लिए भेजना है, देन उस वुड को पेस्ट करने के लिए भेजना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट लेने के लिए, बेड का फॉर्मेट लेने के लिए। देन वो वुड हमारी जाएगी प्रॉपर पेंट होने के लिए, देन वो जाएगी पैकिंग होने के लिए। तो उसने ये क्या किया, एक रूटिंग बना लिया, रूटिंग अपना शेड्यूल बना लिया कि किस तरह से मेरा रूटिंग का सीक्वेंस चलेगा, क्या प्रोसेस के बाद मुझे कौन सा प्रोसेस करना है, ये सब उसने डिसाइड कर लिया। और उसने देख लिया कि मुझे होल प्रोसेस को कितना टाइम लगने वाला है, एक बेड को मुझे कितना टाइम लगेगा, उसने वो डिसाइड कर लिया। लेट्स से एक बेड को 1 दिन लगता है, तो उसे 500 बेड बनाने हैं, तो उसके 500 दिन अवेलेबल होने चाहिए, पर उसके पास 500 दिन नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक और सिस्टम बिठाएगा जिसमें मैं और बेड बना सकूं, ऐसा ही एक और सीक्वेंस बैठाएगा रूटिंग का। ठीक है। तो रमेश सबसे पहले क्या करेगा, रूटिंग करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, शेड्यूलिंग करेगा। अब उसने ये तो देख लिया कि पहले मैं वुड अरेंज करूंगा, देन उसे कटिंग के लिए भेजूंगा, देन उसे पॉलिशिंग के लिए भेजूंगा, देन बनने के लिए भेजूंगा, देन पेंटिंग के लिए भेजूंगा, ये सब तो रमेश ने डिसाइड कर लिया। अब देखेगा कि अगर जो पहला मेरा फंक्शन है, जो कि मुझे वुड अरेंज करना है, इसको मैं कहाँ से अरेंज करूंगा, वुड को कितना टाइम लगेगा मेरे को ये वुड अरेंज करने में, और कब ये वुड अरेंज करके मेरा एक पर्टिकुलर टास्क खत्म हो जाएगा, वो डिसाइड करेगा। कि मुझे लेट्स से 2 दिन लगते हैं वुड अरेंज करने में, देन मेरा ये सामान जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में कट होने के लिए, और कटिंग डिपार्टमेंट में मेरे को लगते हैं लेट्स से 1 डे लगता है, 1 डे लेके चल रही हूँ अभी मैं, आवर्स लेके चल लो, इसे लगते हैं मेरे 2 आवर्स, इसे लगता है मुझे कटिंग होने में 1 आवर। फिर उसके बाद जब ये पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में जाती है, तो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट में ये 1 आवर खत्म होने के बाद जाएगी। लेट्स से अगर मैं सुबह 8 बजे काम शुरू कर रही हूँ, तो 8, 9 और 10 बजे तक मेरा वुड आ जाएगा, देन ये 10 बजे कटिंग मशीन में जाएगा, 10 बजे लेके ये 11 बजे तक मेरा कट होके रेडी हो जाएगा, 11 बजे से जाएगा पॉलिशिंग मशीन में, 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये पॉलिश होके रेडी हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे लगेंगे इसे पॉलिश होने में। देन 1 बजे ये सूखने के लिए जाएगा, ड्राई होने के लिए जाएगा,
2 बजे तक ये सूख के रेडी हो जाएगा और ऐसे उसका प्रोसेस चलता जाएगा। और जिसने ये प्रॉपर सीक्वेंस बनाया, शेड्यूल किया कि कब से लेकर कब तक मेरा कौन सा टास्क चलेगा, मैं उसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, ठीक है, इसे हम कहते हैं शेड्यूलिंग कहते हैं। समझ आया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग? तो अब हम यहाँ से इसे पढ़ लेते हैं। रूटिंग is the process of finding the most efficient and cost effective route to complete a particular task। आपको एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मोस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव रूट होता है ना, उसे डिसाइड करना है रूटिंग में। जैसे हमारे रमेश ने डिसाइड किया कि मेरे को एक फर्नीचर बनाने के लिए क्या प्रोसेस डिसाइड रहेगा, कैसे मेरा काम रूट करेगा, वो हमने डिसाइड किया था। दैट इज रूटिंग। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? Scheduling technique is an important technique of determining the starting and completion timing of each operation। हमने शेड्यूलिंग में यही किया था, स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन किया था एंड कंप्लीशन पॉइंट डिटरमाइन किया था सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर टास्क का। रूटिंग में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर टास्क का हमने स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एज एंडिंग पॉइंट देखा कि कब वो स्टार्ट होगा और कब वो खत्म होगा। एंड दैट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसी तरह से पूरे टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी देखा, कब स्टार्ट होगा वो कब खत्म होगा, हमने ये डिसाइड किया। सो दैट द मैन एंड मशीन कैन बी यूटिलाइज्ड टू द मैक्सिमम। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे जो मैन और मशीन है ना, हम उसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। कैसे मैम? देखो बेटा जी, सबसे पहले वुड अरेंज करना है, देन मुझे उसे कट करना है, देन मुझे उसे पॉलिश करना है। अब ये तीन हम प्रोसेस लेके चलते हैं। मैंने देखा कि वुड कट करने में मेरे को 2 आवर्स लग रहे हैं, वुड कलेक्ट करने में मुझे 2 आवर्स लग रहे हैं, वुड कट करने में मेरे को 1 आवर लग रहा है, और वुड पॉलिश करने में मेरे को अगेन 2 आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं अब इसमें से हर टाइम अपना देखूंगी कि क्यों इसे 2 आवर लग रहे हैं, ऐसा क्या काम है जिसको 2 आवर लग रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये जा रहा है इतनी दूर, एक जो मेरा पर्सन है, एक एम्प्लॉय है, ये इतनी दूर वुड लेने के लिए जा रहा है, फिर वो वापस आ रहा है फैक्ट्री में, तो इसलिए इसको 2 आवर लग रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, पास में कोई सप्लायर ढूंढूंगी जिससे मुझे वुड मिल सके, तो मेरे ये 2 आवर रिड्यूस होके 1 आवर में हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम शेड्यूलिंग करते हैं ताकि मैं अपने टाइम को, अपनी वर्क फोर्स को, अपनी मशीन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकूं, किसी में भी वेस्टेज ना हो। ये तो हो गया टाइम के एग्जाम्पल। अब लेट्स से अगर मैंने ये शेड्यूल ना बनाया होता कि यहाँ पे मुझे 2 आवर लगेंगे, यहाँ पे 1 आवर लगेंगे, या यहाँ पे 2 आवर लगेंगे, तो मेरी फंक्शनिंग कैसे चल रही थी? मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, मैंने जस्ट इतना बोल दिया, मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया, मैंने जस्ट इतना बोल दिया कि वुड कलेक्ट होगी, देन कट होगी, देन पॉलिश होगी। कभी वुड कलेक्ट करने में 2 आवर लग रहे हैं, कभी 1 आवर लग रहा है, कभी 3 आवर्स लग रहे हैं। तो जब मैं बाद में देखूंगी मेरा टाइम का वेस्ट हो रहा है ना, जब मुझे 3 आवर्स लग रहे हैं, मेरे 2 आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मेरा 1 आवर वेस्ट हो रहा है। अगर 1 आवर में सामान आ सकता है तो क्यों 2 आवर लग रहे हैं, क्यों 3 आवर लग रहे हैं? जो हमारा एम्प्लॉई, जो हमारा वर्कर है, तो क्या बेलियां मारने बैठ गया है बाहर? मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा कॉस्ट लग रहा है मुझे एक्स्ट्रा। उस सब को रिड्यूस करने के लिए हम प्रॉपर शेड्यूल बना के चलते हैं। अभी आप अगर पढ़ने भी बैठे हो तो शेड्यूल बना के चलोगे अगर आप पढ़ने के लिए, तो ही बेटर रहेगा ना। अगर आपने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया कि मैं इस चैप्टर को इतने देर में खत्म करूंगा, तब क्या करोगे? चैप्टर स्टार्ट किया है यार, चलो 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलो यार खाना खाते हैं पहले, चलो यार थोड़ी सी रील देख लेते हैं। ऐसे करते करते जो चैप्टर आपका 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, वो चैप्टर आप 4 घंटे में खत्म करोगे। तो क्या ये इफेक्टिवनेस है? नहीं, ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वहीं अगर आपने शेड्यूल बनाया होता कि हाँ 2 घंटे में मैं क्लास खत्म करके फिर ही खाना खाऊंगा, तो इसमें आप पहले 2 घंटे में अपना क्लास खत्म करने को जल्दी करते कि हाँ मेरी पहले क्लास खत्म हो जाए, और इफेक्टिवली आप अपना काम कर पाते। समझ आया व्हाट इज शेड्यूलिंग एंड व्हाई शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड? ठीक है, तो हमने 2 मतलब अभी तक देखे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शेड्यूलिंग का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। It determines the starting and the completion timing for each of the operation। हर एक ऑपरेशन का हम starting and completion time इसमें देखते हैं, with the view to engage every machine and operator of the system for maximum possible time। इस व्यू से हम देखते हैं कि हमारा जो हर एक मशीन है, हमारा हर एक ऑपरेटर है, वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तक एंगेज रहे और एक पर्सन भी उसका टाइम वेस्ट ना जा सके, एंड विदाउट इम्पोजिंग मैक्सिमम बर्डन और ओवर देम। और एक और चीज इसमें हम देखते हैं कि किसी के भी ऊपर ओवर बर्डन ना हो जाए। हमारे पूरे शेड्यूलिंग सिस्टम में हम इसे मैनेज करते हैं।
शेड्यूलिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन। हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा, कि हर एक ऑपरेशन को मिला के प्रॉपर पूरे मेरे सिस्टम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो सब चीजें हम डिसाइड करते हैं इसमें। एंड ऑल्सो द टाइम दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इंटायर सीरीज एज रूटेड। ठीक है, समझ आया। शेड्यूलिंग में क्या है, शेड्यूलिंग में यही है कि हर एक ऑपरेशन कंप्लीट करने में मुझे टाइम कितना लगेगा और हर एक ऑपरेशन को मिला के मेरे को अपनी एंटायर सीरीज ऑफ ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो मैं शेड्यूलिंग में देखती हूँ और उसे इस तरह से मैनेज करती हूँ। ये क्यों देखती हूँ, ताकि मैं अपने ऑपरेशन को इस तरह से मैनेज कर सकूँ, कोई भी एक वर्क ओवर बर्डन ना हो जाए या कोई भी एक वर्क अंडर बर्डन ना हो जाए, वो आइडियल ना जाए, हमारा टाइम ना वेस्ट जाए, हमारे जो मशीन और हमारे ऑपरेटर्स हैं हम उसे मैक्सिमम पॉसिबल टाइम का आउटपुट निकलवा सकें। ठीक है, समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग करते टाइम कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए, जो मेरी शेड्यूलिंग के डिसीजन को इफेक्ट करेंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज रूटिंग। अब रूटिंग तो बेटा सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा मेरी शेड्यूलिंग को। जिस हिसाब से मैंने अपने फंक्शन का रूट बनाया होगा, अपने ऑपरेशंस का रूट बनाया होगा, उसी तरह से मेरा शेड्यूलिंग इफेक्ट होगा ना। अगर मैंने अपना ऐसे लिखा होता कि सबसे पहले मैं अपना डीटी आईडीटी करूंगी और साथ में मैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग करूंगी, लाइक जिसमें मेरे 35 मार्क्स आए हैं, तो मेरी शेड्यूलिंग भी उस अकॉर्डिंग हो जाती ना। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने को मुझे 30 डेज लग रहे हैं, तो डीटी आईडीटी को करने में मेरे को लेट से 60 डेज लग रहे हैं, तो मेरी शेड्यूलिंग भी उस तरह से हो जाती ना कि इसको 60 डेज लग रहे हैं, इसको 30 डेज लग रहे हैं, यानी कि 30 डेज के बाद मुझे अपना लॉ स्टार्ट करना पड़ेगा। देन लॉ को मुझे 35 डेज लगेंगे, फिर तब तक इसके 60 डेज जब खत्म हो जाएंगे, इसके 5 डेज पेंडिंग होंगे उस टाइम, तो इस टाइम पे मेरे को अपना कॉस्टिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉस्टिंग खत्म करने में मेरे को अगेन 60 डेज लगेंगे। इस तरह से मेरी प्रॉपर शेड्यूलिंग हो जाती है। मतलब जिस तरह से आपकी रूटीन होगी वो आपकी शेड्यूलिंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो फर्स्ट फैक्टर है जो आपकी शेड्यूलिंग को इफेक्ट करता है, दैट इज रूटीन, सॉरी। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड फैक्टर जो आपकी शेड्यूलिंग को इफेक्ट करता है, आप कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हो तो आपका जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, या तो आप जॉब शॉप कर रहे हो, है ना, या तो आप बैच में प्रोडक्शन कर रहे हो, ये दो मेथड आपके रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जॉब शॉप कर रहे हो परफॉर्म, अगर आप जॉब शॉप फंक्शन कर रहे हो, यानी कि आप एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव, यानी कि आप एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव एक प्रोडक्ट बनाते हो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हो। जॉब शॉप मतलब कि कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के मैं देती हूँ कस्टमर को, तो मेरी शेड्यूलिंग उस हिसाब से होगी ना कि मेरे पास हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग शेड्यूल हो जाएंगे सबसे पहले तो। फिर उस हिसाब से मैं रूटिंग करूंगी कि अगर इसको परफॉर्म करने में मेरे को 30 डेज लग रहे हैं, इसको परफॉर्म करने में मेरे को 35 डेज लग रहे हैं, और इसको परफॉर्म करने में मेरे को 20 डेज लग रहे हैं। ठीक है, एक तो मैं ये फैक्टर ध्यान में रखूंगी, दूसरा फैक्टर ध्यान में रखूंगी कि इस वर्क का ऑर्डर मेरा सबके पास है। ठीक है, ये देखो ना, जॉब शॉप अगर मैं प्रोसेस कर रही हूँ, जॉब शॉप प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो ए बी सी मेरे पास तीन कैटेगरी की मेरे को प्रोडक्शन करनी है। ए को प्रोडक्शन करने में 30 डेज लगते हैं, बी को 35 डेज लगते हैं, एंड सी को प्रोडक्शन करने में 20 डेज लगते हैं। और एक और जो फैक्टर है इनका ध्यान रखना है, ए की ड्यू डेट है हमारी 15 अक्टूबर, या फिर डेट की जगह पे लिखो ए की ड्यू डेट को सिर्फ रह गए 31 डेज, बी की ड्यू डेट को रह गए सिर्फ 30 डेज, और सी की ड्यू डेट को रह गए हैं सिर्फ 10 डेज रह गए हैं। सी की ड्यू डेट को नहीं, यहाँ पे देखो सी की ड्यू डेट को हमारे रहते हैं 40 डेज पड़े हुए हैं अभी सी की ड्यू डेट आने। आज जब मैं खड़ी हूँ ना, वहां से लेके ड्यू डेट को कितने दिन रह गए हैं, तो मेरे पास ये फैक्टर है। अब जब मुझे प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी है तो मैं किस तरह से करूंगी कि भाई ए को 30 दिन लग रहे हैं और इसकी ड्यू डेट को 31 डेज रह गए, बी को 35 डेज लगेंगे और इसकी ड्यू डेट को सिर्फ 30 दिन रह गए, डी को 20 दिन लगेंगे और इसकी ड्यू डेट को भी 40 दिन पड़े हैं, यानी कि डी सी तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसको भी 40 दिन पड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, कोई और फंक्शन परफॉर्म करूंगी, इसे तो भी मैं बाद में करूंगी क्योंकि इसकी ड्यू डेट को 40 दिन पड़े हैं और इसको परफॉर्म करने में सिर्फ 20 दिन लगते हैं। इसकी ड्यू डेट सबसे जल्दी है, 30 दिन पड़े हैं इसकी ड्यू डेट को, अब भी 30 दिन में आ जाएगी, और इसको परफॉर्म करने में लगता है 35 डेज। पर इसका जो मैं काम है ना, ये मैं 15 दिन का काम कर चुकी हूँ, 15 दिन का काम कर चुकी हूँ, तो इसमें सिर्फ 20 दिन का काम बचा हुआ है। और अगर मैं ये देखूं
तो इसकी ड्यू डेट को 31 डेज रहते हैं और इसका काम मैंने शुरू भी नहीं किया है, तो इसका काम यानी कि मुझे पूरे 30 दिन करना पड़ेगा। तो इसका काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा, इसका काम मुझे 30 दिन करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा काम पहले करूंगी, मैं ए वाला काम पहले करूंगी। तो आप जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन चूज कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपका शेड्यूलिंग इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ आपको एक और एग्जांपल दिख गई होगी, रूटिंग भी आपके शेड्यूल को इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, आप कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी आपके शेड्यूलिंग को इफेक्ट करेगा। अगर आप बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका शेड्यूल सिस्टम कुछ और रहेगा, है ना, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका शेड्यूल सिस्टम कुछ और रहेगा। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी आपकी शेड्यूलिंग को इफेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल भी आपके शेड्यूलिंग को इफेक्ट करेगा। अब आपके पास रॉ मटेरियल पहुंचेगा तभी आप उसकी प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन प्रोसेस में डालोगे, आपका आउटपुट निकलेगा और उसे मार्केट में सेल करोगे। तो रॉ मटेरियल आपके पास कब आ रहा है, टाइमली आ रहा है, नहीं आ रहा है, उस रॉ मटेरियल को आने में आपको कितना टाइम लग जाता है, आपका उसके अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग होगी ना। ये देखो, रॉ मटेरियल आएगा, प्रोडक्शन होगी, आउटपुट आएगा और मार्केट में सेल होगा। ये अब मेरे को रॉ मटेरियल आने में कितने दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं मेरे को रॉ मटेरियल आने में। ठीक है, मैं जहां से मैं मंगवाती हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा है कि मेरे को 3 दिन लग जाते हैं रॉ मटेरियल आने में। तो मेरा शेड्यूलिंग भी उस अकॉर्डिंग चलेगी ना, कि किस हिसाब से मैं शेड्यूल करूंगी अपने प्रोसेस को। रॉ मटेरियल जब एक बार आ गया ना, तो मुझे उसे सबसे पहले डालना है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में डालना है, फिर उसका आउटपुट निकलेगा, फिर वो मार्केट में जाएगा। और जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस वाली मशीन खाली हो जाएगी ना, उसी टाइम इस तरह का सिस्टम रखना है कि रॉ मटेरियल दोबारा आके यहाँ पे चला जाए और फिर उसके पीछे एक ही बैच बचेगा मेरा, है ना। 3 बैच में लेट से मैं अपना रॉ मटेरियल डालती हूँ प्रोडक्शन प्रोसेस में। एक बैच मैंने डाल दिया, जैसे ही एक बैच प्रोडक्शन से निकला है ना, वैसे ही दूसरा बैच जाना चाहिए और आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर जैसे ही दूसरा बैच इसमें डल गया ना, तो मेरे को अपना अगेन ऑर्डर प्लेस करना है। मेरी शेड्यूलिंग उस हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से मेरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कितनी है, आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो एक टाइम पे। मुझे चाहिए तो भाई 100 यूनिट्स, पर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है मैं 20 यूनिट एक टाइम में प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो मुझे 20-20 करके यूनिट्स का स्लॉट निकालना पड़ेगा ना, तो मेरा शेड्यूलिंग भी उस हिसाब से चलेगी। देन प्रोबेबल डेटा ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड बाय कस्टमर इन देयर ऑर्डर, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कस्टमर को ऑर्डर कितने दिन तक चाहिए, 30-31 डेज और 40 डेज था ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपकी शेड्यूलिंग इफेक्ट करेगी ना, आप कौन सा पहले करोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे। तो ये सब चीजें आपके फैक्टर्स जो है जो इफेक्ट करते हैं आपकी शेड्यूलिंग को। कौन कौन से फैक्टर हैं, रूटिंग, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोबेबल डेटा ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाइड बाय कस्टमर इन देयर ऑर्डर्स। ये 6 फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। रूटिंग और शेड्यूलिंग में हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो बेटा रूटिंग और शेड्यूलिंग ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। रूटिंग के बिना आप शेड्यूलिंग नहीं कर सकते हो और शेड्यूलिंग के बिना आप रूटिंग भी नहीं कर सकते हो। कैसे मैम, आपकी फर्स्ट वाली बात तो हमें थोड़ी सेंस वाली लगती है कि रूटिंग के बिना हम शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। जब तक मुझे पता ही नहीं है मैं पहले कौन सा प्रोसेस करूंगी, बाद में कौन सा, फिर कौन सा, इसके बिना मैं शेड्यूलिंग कैसे करूंगी। अगर मुझे पता ही नहीं है, मैं पहले अपना बिजनेस लॉस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना डीटी आईडीटी एंड कॉस्टिंग करूंगी। अगर मुझे ये पता होगा तभी मैं शेड्यूलिंग बना पाऊंगी ना, कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, फिर कौन सा सब्जेक्ट आएगा, टोटल कितना टाइम लगेगा। मुझे पहले रूट पता होना चाहिए। ठीक है मैम, ये तो ठीक है, पर आपने जो दूसरी बात बोली कि रूटिंग भी शेड्यूलिंग के बिना पॉसिबल नहीं है, ये मेरे को प्रूव करके बताओ ये कैसे हुआ। तो बेटा जी, रूटिंग भी आप किसी डेटा के बेस पे करोगे ना। अब जब मैंने रूट बनाया कि पहले मुझे बिजनेस लॉस करना है, उसके बाद उसके साथ साथ मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है, फिर उसके बाद मुझे डीटी आईडीटी करना है और कॉस्टिंग करना है। ये रूट मैंने कैसे बनाया है, मैंने शेड्यूल के बेस पे बनाया है। कैसे बनाया होगा, मैंने देखा होगा कि जब मैंने पहले पढ़ा था ना, जिस अटेम्प्ट में मैं नहीं निकाल पाई हूँ, तो उस अटेम्प्ट में मेरे को कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम लगा था, उस अकॉर्डिंग मैंने ये रूट बनाया कि पहले जो मेरे पास डेटा था उसमें मुझे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे और किस सब्जेक्ट में मेरे को ज्यादा टाइम लगता है, जिस सब्जेक्ट को मेरे को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेट्स से डीटी आईडीटी को मेरे को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तो मैं इसे बाद में करती हूँ, पहले मैं बाकी सब्जेक्ट खत्म कर लेती हूँ ताकि मैं इसे आराम से करती रहूँ, मेरे को टेंशन ना हो बाकी सब्जेक्ट की। तो शेड्यूल के डेटा के बेस पे ही आपने रूट बनाया है। तो शेड्यूलिंग एंड रूटिंग आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। Routing and scheduling are interconnected and either of these activities cannot be undertaken independently.
It is very difficult to prepare schedules without determining the routing of the sequence of operations. आप शेड्यूल बना ही नहीं सकते हो अगर आपको अपने ऑपरेशंस का रूटिंग सीक्वेंस ही नहीं पता है. Unless route or sequence of operation, tools, equipments and plans and the persons by when operations are to be performed are established, जब तक आप अपने ऑपरेशन का सीक्वेंस नहीं सेट करोगे, टूल्स का सीक्वेंस नहीं सेट करोगे, इक्विपमेंट्स का, प्लान्स का, इनका सीक्वेंस नहीं सेट करोगे, कौन से पर्सन से आपको काम करवाना है, कब आपको काम करवाना है, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, ये सब चीजें जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे आप कैसे शेड्यूल कर लोगे. आपको पता ही नहीं है कौन सा मैन कौन सी मशीन में कब जाएगा, तब शेड्यूल कैसे बना लोगे, नहीं बना पाओगे आप उसके बिना शेड्यूल. ठीक है, द आइडियल टाइम ऑफ मैन, हाँ यही सब उसमें लिखा है, तब तक आप शेड्यूल नहीं बना सकते हो. और वहीं अगर हम कन्वर्सली देखें, उल्टा देखें कि रूटिंग कैसे शेड्यूलिंग पे डिपेंडेंट है. शेड्यूलिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर रूटिंग. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रूट एन आइटम एफिशिएंटली. आप तब तक किसी भी आइटम को रूट नहीं कर सकते हो जब तक आपको उसका प्रीवियसली डिजाइंड शेड्यूल नहीं मिलेगा. जब आपको कोई डेटा मिलेगा उसके बेस ही आप रूट बना पाओगे ना. अगर आपको पता होगा कि हाँ मेरे को इस फंक्शन को करने में इतना टाइम लग जाता है, अगर आपको पता होगा कि मेरे को इस फंक्शन में करने में इतना टाइम लग जाता है, उसी के बेस पे आप रूट बना पाओगे ना एक. ठीक है, तो यही सब इसमें लिख रखा हुआ है. A route of operations may be considered best which utilizes the man, material और machine. हम एक वही रूट को बेस्ट रूट कहते हैं जो हमारे मैन, मटेरियल, मशीन को प्रॉपरली यूटिलाइज करे. और ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक पुराना पास्ट शेड्यूल ही प्रोवाइड कर सकता है जिसके बेस पे हम बेस्ट रूटिंग कर पाते हैं. समझ लगा आपको व्हाट इज रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेड्यूलिंग एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रूटिंग एंड शेड्यूलिंग. उसके बाद हमारे पास आता है शेड्यूल सिस्टम. अब शेड्यूल सिस्टम मतलब कि जो हम शेड्यूलिंग करते हैं वो तीन फेज में कर सकते हैं, तीन तरह से कर सकते हैं. एक तो हमारी होती है यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम, एक होता है हमारा बैच शेड्यूलिंग सिस्टम एंड एक होता है हमारा मास शेड्यूलिंग सिस्टम. यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे हम यूनिट्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं. बैच शेड्यूलिंग सिस्टम कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे स्लॉट्स निकलते हैं, एक बैच, दो बैच, तीन बैच, इस तरह से हमारी प्रोडक्शन होती है. और मास शेड्यूलिंग सिस्टम कहाँ पे होगा, जहाँ पे हम मास में बल्क क्वांटिटी में एक ही तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो अगर एग्जांपल लेके चले यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम में, अगर मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, ठीक है, फर्नीचर वाला ले लो, टेबल बन रहा है, कभी कभी बेड बन रहा है, कभी मेरी चेयर बन रही है, कभी मेरा सोफा बन रहा है, कभी मेरी अलमीरा बन रही है, यूनिट वाइज प्रोडक्शन हो रही है ना, मेरी यूनिट अलग अलग चल रही है भाई. यूनिट शेड्यूल, तो इसमें कौन सा शेड्यूल सिस्टम यूज होगा, यूनिट शेड्यूल सिस्टम यूज होगा. पहले मैं टेबल के लिए अपना शेड्यूल बनाऊंगी, फिर मैं इसके बेड के लिए अलग से शेड्यूल बनेगा, चेयर के लिए अलग से शेड्यूल बनेगा, तो मेरे को यूनिट वाइज शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा. दैट इज यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम. अगर बैच शेड्यूलिंग सिस्टम की बात करूं, मैं बैचेस में प्रोडक्शन कर रही हूँ. लेट्स से पहले मेरी एक प्रोडक्शन निकलती है शैम्पू की, देन मेरी दूसरी प्रोडक्शन का बैच निकलता है मेरा सोप का, देन मेरा अगेन प्रोडक्शन का बैच निकलता है बॉडी वॉश का. ठीक है, देन अगेन एक प्रोडक्शन का बैच निकलता है हैंड वॉश का. ठीक है, तो मेरी अलग अलग बैचेस में प्रोडक्शन हो रही है ना. मुझे हैंड वॉश के टोटल प्रोडक्शन के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, शैम्पू की प्रोडक्शन के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सॉप की प्रोडक्शन के लिए अलग शेड्यूल बनाना पड़ेगा और बॉडी वॉश की प्रोडक्शन के लिए अलग शेड्यूल बनाना पड़ेगा. तो इसे हम क्या कहते हैं, बैच शेड्यूलिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज मास शेड्यूलिंग सिस्टम. मैं इसमें एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही होती हूँ. ठीक है, अगर मैं सोप में डील कर रही हूँ तो मैं सोप में डील कर रही हूँ, मैं बहुत सारा क्वांटिटी का सोप निकाल रही हूँ प्रोड्यूस करके. तो इसमें मास शेड्यूलिंग सिस्टम यूज होता है, मतलब एक ही शेड्यूलिंग सिस्टम यूज होगा जो आपका चलता जाएगा. ठीक है, unit scheduling system is used for scheduling when jobs are produced one by one. जब एक एक करके आपकी jobs produce हो रही है and are of different, और ये भी ना हमारा अलग अलग टाइप का होता है. कैसे, अब देखो बच्चों, यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम भी ना दो तरह से हो सकता है. एक तो आपका हो सकता है कि आप बड़े बड़े शेड्यूल, बड़ी बड़ी कस्टमाइज चीज बना रहे हो, और एक हो सकता है आप छोटी छोटी कस्टमाइज चीज बना रहे हो. इसमें एग्जाम्पल हो, अब देखो बेटा, अगर मैं कोई ब्रिज, अगर मैं कोई ब्रिज या फिर कोई रोड बना रही हूँ, तो ये भी तो यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम ही यूज होगा ना. पर्टिकुलर अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है. अगर मेरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं ब्रिज बना रही हूँ तो वो अलग यूनिट है, अगर मैं रोड बना रही हूँ तो वो अलग यूनिट है. तो हर एक यूनिट के लिए अलग से शेड्यूल सिस्टम डिसाइड होगा मेरा. और वहीं पे अगर मैं दूसरा इसका एग्जाम्पल देखूँ, एक टेलर की शॉप ले लो आप. टेलर की शॉप पे भी कभी वो सलवार सूट बना रहा है, कभी वो स्कर्ट बना रहा है,
कभी वो जीन्स बना रहा है, कभी वो शर्ट्स बना रहा है, तो अलग अलग यूनिट्स में प्रोडक्शन कर रहा है, तो हर एक यूनिट का अलग से शेड्यूल चलेगा हमारा, ठीक है। तो ये दो तरह से आपका यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम चलता है। अब ये जो यूनिट शेड्यूलिंग सिस्टम है ना, ये ब्रिज रोड वगैरह, इसके लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं और इसके लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं। ऐसा क्यों मैम? बेटा देखो, जब हम कोई ब्रिज या रोड बना रहे हैं, उसमें अब मेरे को एक ब्रिज बनाने के लिए भी ना एक अलग से रूट बनाना पड़ेगा पहले, फिर उस रूट को शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज बनाना सिंपल बात नहीं है। इतना बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, उसमें मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज भी होंगी, मतलब एक एक्टिविटी के अंदर भी मेरे पास हजारों एक्टिविटीज होंगी। तो मेरे को इसका प्रॉपरली हर एक डिपार्टमेंट और हर एक एक्टिविटी का पहले रूट बनाना पड़ेगा, फिर उस रूट को मैं शेड्यूल करूंगी, ठीक है। तो इसके लिए अलग ही प्रोसेस हमारे चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट को शेड्यूल कर रहे हैं। ब्रिज बनाना इज आवर मेजर प्रोजेक्ट, रूट बनाना इज आवर प्रोजेक्ट। तो इस एक प्रोजेक्ट को हम पहले रूट करेंगे, फिर उसे शेड्यूल करेंगे। तो इसके लिए अलग टेक्निक्स यूज होती है, पर्ट, सीपीएम, नेट चार्ट, ये सब चीजें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बोल रही हूँ पर्ट सीपीएम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। बेसिक आपको मतलब समझ आ गया ना यूनिट शेड्यूलिंग में कितने दो तरह के हैं, एक है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इज जॉब शॉप शेड्यूलिंग। जैसे हमारी टेलर वाली एग्जांपल ले ली हमने, या फिर हमने जो अपनी दूसरी एग्जांपल ली थी जिसमें हम फर्नीचर वाली एग्जांपल ली थी हमने, जिसमें बेड टेबल वगैरह अलग अलग चीजें बना रहे थे, तो वो होता है आपका जॉब शॉप शेड्यूलिंग। अब उसमें जो आपकी शेड्यूलिंग होती है, उसके आपके पास चार मेथड्स हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज अराइवल पैटर्न ऑफ द जॉब। जैसे हमारी जॉब अराइव हो रही है हमारे पास, उस तरह से हम उसे शेड्यूल करेंगे। इसमें कैसे हो सकता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कितने पैटर्न हो सकते हैं ये देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक तो हो सकता है आपका, और एक दूसरा पैटर्न हो सकता है, मैं आपको वो भी समझाती हूँ। सबसे पहले देखो अराइवल पैटर्न ऑफ द जॉब में क्या क्या है। मेरे पास जॉब शॉप है, लेट्स से मेरे पास टेलर वाली, आप वो वाली एग्जांपल लेके चलो, फर्नीचर वाली। मेरे को टेबल भी बनाना है, मेरे को बेड भी बनाना है, मेरे को चेयर भी बनानी है। ये मेरे पास अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। हर एक फंक्शन का जो ऑपरेशंस होंगे वो अलग अलग होंगे, मेथड होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब मुझे इसे शेड्यूल करना है कि पहले मैं कौन सा करूं, फिर मैं कौन सा करूं, फिर उसके बाद इस टोटल को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे ये भी देखना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट मेथड है मेरे पास है अराइवल पैटर्न ऑफ द जॉब। मतलब जॉब का अराइवल के अकॉर्डिंग आप इसे डिसाइड करो। उसमें फर्स्ट है मेरे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो ऑर्डर मेरे पास पहले आया है वो पहले बना दो। अगर मेरे पास टेबल बनाने का ऑर्डर पहले आया है, 1 अगस्त को मेरे पास टेबल बनाने का ऑर्डर आया है, देन 2 अगस्त को मेरे पास बेड बनाने का ऑर्डर आया है, एंड 3 अगस्त को मेरे पास चेयर बनाने का ऑर्डर आया। तो मेरा शेड्यूल कैसा बन जाएगा? पहले मैं टेबल बनाऊंगी, फिर मैं बेड बनाऊंगी, फिर मैं चेयर बनाऊंगी। तो ये कौन सा आपका मेथड हो गया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अराइवल पैटर्न में मैंने एक मेथड देखा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अराइवल पैटर्न में आपके पास दूसरा केस भी होता है, जिसमें आपको ऑर्डर ना एक ही सिंगल कस्टमर से डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑर्डर रिसीव हो जाते हैं। इसमें देखो ऐसा होता है, मेरे पास राम ने ऑर्डर दिया 1 अगस्त को टेबल का, 4 अगस्त को चेयर का, और 6 अगस्त को बेड का। फिर मेरे को शाम ने ऑर्डर दिया है 2 अगस्त को टेबल का। फिर मेरे को सीता ने ऑर्डर दिया है 3 अगस्त को चेयर का, एंड 4 अगस्त को बेड का, ठीक है। मेरे पास इस तरह से ऑर्डर आए हैं। अब देखो एक ही कस्टमर ने मेरे को कितने सारे ऑर्डर दिए ना, अलग अलग डेट ऑफ टाइम पे, और यहाँ पे भी एक कस्टमर ने अलग अलग डेट ऑफ टाइम पे मेरे को ऑर्डर दिए। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर जनरली क्या करते हैं कि सारे ऑर्डर्स को ना पाइल अप कर लेते हैं, ठीक है। इसे भी जोड़ लेंगे, इसे भी जोड़ लेंगे, इन ऑर्डर्स को पाइल अप कर लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर वो देखेंगे, पाइल अप ऑल द ऑर्डर्स एंड स्टार्ट प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डिलीवरी डेट। वो डिलीवरी डेट पे फिर प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिलीवरी डेट पास है। अगर इसने राम ने मेरे को बोला कि मेरे को ये जो टेबल है ना, ये मेरे को चाहिए 3 अगस्त तक, मेरे को ये टेबल चाहिए, मेरे को ये चेयर जो चाहिए ना, ये मेरे को 4 अगस्त तक रेडी होनी चाहिए, बेड मेरे को 10 अगस्त तक रेडी होना चाहिए। फिर इस तरह से इसने भी डेट स्पेसिफाई कर दी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं सारे ऑर्डर्स को पाइल अप करूंगी, और उसके बाद जिसकी डिलीवरी डेट सबसे पास में होगी ना, उससे मैं पहले प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला बेसिस नहीं चलेगा, डिलीवरी डेट वाला आपका कंसेप्ट चलेगा। समझ आया? हमने क्या पढ़ रहे थे? हम जॉब शॉप में मेथड पढ़ रहे हैं शेड्यूल करने के। हमारे पास कितने तरह के मेथड होते हैं जॉब शॉप में?
तो जॉब शॉप में हमारे पास शेड्यूलिंग के 4 मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड अराइवल पैटर्न। जिस तरह से जॉब अराइव हो रही है, जो जॉब के अराइवल का पैटर्न है ना, उस अकॉर्डिंग हम शेड्यूलिंग करेंगे। अब इसमें 2 मेथड होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड सेकंड वन इज डेट वाला। उसके बाद सेकंड मेथड है हमारे पास प्रोसेसिंग पैटर्न ऑफ द जॉब। उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल करते हैं। हर एक जॉब का प्रोसेसिंग पैटर्न क्या है हमारा, ठीक है। टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हर एक जॉब को परफॉर्म करने का प्रोसेस क्या है हमारे पास। बेड का प्रोसेस ऐसा है ना, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये देखो, मेरा बेड को बनाने का प्रोसेस ऐसा है कि ये सबसे पहले जाता है वुड कट होने के लिए, फिर जाता है मेरा ये वुड शेप के लिए जाता है बेड में, फिर जाता है ये पॉलिश होने के लिए, फिर जाता है ये ड्राई होने के लिए, ठीक है। इस तरह से चलता है। वुड कट होने में, मेरे को बेड बड़ा है तो वुड कट होने में लग जाते हैं मेरे को 2 डेज, शेप होने में लग जाता है मेरे को 1 डे, पॉलिश होने में भी लग जाता है मेरे को 1 डे, और ड्राई होने में लग जाता है मेरे को 2 डेज। बेड का पैटर्न है ऐसा। वहीं अगर मैं देखूं चेयर का पैटर्न, तो चेयर का पैटर्न कैसा है। चेयर में भी सबसे पहले वुड कट होगी, ठीक है। वुड कट होने में मेरे को लग जाते हैं 2 डेज। देन वुड को मैं शेप दूंगी। वुड कट होने में यहाँ पे 2 डेज नहीं लगते हैं, यहाँ पे वुड कट होने में मुझे लगते हैं 1 डे। देन शेप होने में लगता है मुझे हाफ डे। देन पेंट होने में भी मुझे लगता है हाफ डे, और ड्राई होने में मुझे लगता है 1 डे, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 फंक्शन है, मुझे इन दोनों फंक्शन को अब सीक्वेंस में एक शेड्यूल बनाना है, इनका प्रॉपर शेड्यूल। तो मैं कैसे बनाऊंगी अपनी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, अगर मैं शेड्यूल बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी। सबसे पहले बेड में और चेयर में क्या हो रही है, वुड कट हो रही है। इसमें वुड कट होने को लग रहे हैं मेरे को 2 डेज, और इसमें मेरे को वुड कट होने में लग रहे हैं 1 डे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी वुड कटिंग वाली मशीन है ना, उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी चेयर डालूं, क्योंकि ये एक दिन में कट के चली जाएगी और फिर ये चली जाएगी शेप होने के लिए। बट अगर सोचो, वही मैं अपनी कटिंग मशीन में, मेरे पास एक ही कटिंग मशीन है, अपनी कटिंग मशीन में अगर मैं सबसे पहले ये बेड की वुड कट होने के लिए डाल दूं, तो ये 2 डेज लगाएगी इस मशीन में कट होने के लिए। तब तक ये 2 दिन तक मेरी चेयर, मेरा ये डिपार्टमेंट, मेरा ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट क्या फ्री बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहेंगे, मेरा टाइम वेस्ट होगा। वहीं अगर मैं पहले चेयर डाल दूं यहाँ पे कट होने के लिए, तो सबसे पहले से एक दिन लगेगा चेयर को मेरी कटिंग में। चेयर को कटिंग में कितना दिन लगेगा, 1 डे लगेगा चेयर को कटिंग में। तो क्या सिर्फ ये 1 डे के लिए आइडल बैठे रहेंगे, यहाँ पे तो उन्हें 2 डेज के लिए आइडल बैठे रहना पड़ना था। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले वुड कट होने के, चेयर के वुड कट होने के लिए डालूंगी। जब ये एक दिन में कट के आ जाएगी ना, देन ये चली जाएगी शेप होने के लिए, इसको यहाँ पे लगेगा हाफ डे। तो जैसे ये यहाँ से निकलेगी ना, ये वाली वुड इसमें चली जाएगी 2 डेज के लिए कट होने के लिए, ठीक है। ये चली गई इसमें 2 डेज के लिए कटने होने के लिए। जब तक ये कट हो रही है तब तक इसका क्या हुआ, इस वाले की हाफ डे यहाँ पे पूरे हो गए। फिर ये हाफ डे यहाँ पे पेंट करने के लिए गई, इसका 1 डे यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। जब से ये मशीन में गई है, इसका अभी तक कटिंग ही चल रही है, इसका 1 डे पूरा हो गया। फिर ये जाएगी यहाँ पे ड्राई होने के लिए। जैसे ये ड्राई होके निकल जाएगी ना, 1 डे में ड्राई होगी, ठीक है। तो जैसे ये निकल जाएगी ड्राई होके, ये कटिंग वाली होके यहाँ पे चली जाएगी शेप होने के लिए। तो फिर क्या जाएगी, फिर से ये वाली वुड जाएगी इसमें सबसे पहले कट करने के लिए। ये थोड़ा सा वेट करेगी एक दिन का, क्योंकि इन्हें 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ पे पहले जाएगी, कट होगी, और फिर यहाँ पे जाएगी, फिर उसके साथ ही ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉपर सीक्वेंस चलेगा। तो आपने यहाँ पे शेड्यूल कैसे डिसाइड किया, यहाँ पे मैम हमने शेड्यूल डिसाइड किया प्रोसेस के बेस पे अपने। किसके बेस पे डिसाइड किया, प्रोसेस के बेस पे। समझ आया कि प्रोसेस के बेस पे हम शेड्यूल कैसे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मशीन वेराइटीज अवेलेबल। अब मेरे पास जितनी वेराइटीज ऑफ मशीन अवेलेबल है ना,
उस पर भी मेरा शेड्यूल डिपेंड करता है। मेरे पास मशीन का साइज क्या है, मशीन की कैपेसिटी क्या है, हर एक मशीन का साइज, हर एक मशीन की कैपेसिटी, वो भी तो मेरे शेड्यूल को डिसाइड करेगी ना। जैसे मैंने आपको वो मशीन की वुडिंग कटिंग मशीन जो मैंने बताई, अगर उस मशीन की कैपेसिटी होती कि वो एक टाइम पे वन वुड को पर डे वो कट करने में एक वुड को कट करने में 1 डे लेती है, तो उस अकॉर्डिंग मेरा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है ना। मशीन की कैपेसिटी कितनी है और मशीन का साइज कितना है, ये भी तो डिटरमाइन करेगा ना। अगर मेरी वुडिंग मशीन की कैपेसिटी होती कि वो एक टाइम पे तीन शेप्स कट कर सकती है, तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे अपना चेयर वाली वुड भी डाल देती और यहाँ पे मैं अपनी बेड वाली साइमल्टेनियसली वुड डाल देती, मेरा शेड्यूल ही बदल जाता भाई। ये दोनों पहले करी जाती, तो मशीन की अगर कैपेसिटी ज्यादा होती तो मैं ऐसे करती ना। पर मशीन की कैपेसिटी ही इतनी थी कि एक टाइम पे वो एक मेथड में वुड कट कर पाएगी। अब हम एडवांस मशीन ले आए, अब ये दो तरह की शेप कट कर सकती है एक टाइम पे, एक बेड की भी शेप कट कर सकती है और एक चेयर की भी शेप कट कर सकती है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे चेयर की भी वुड डाल दूंगी, यहाँ पे बेड की भी वुड डाल दूंगी, मेरा पूरा शेड्यूल ही बदल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट, आप मशीन वेराइटीज अवेलेबल पे भी आपका नेक्स्ट मेथड है जहां से आप जॉब शॉप शेड्यूलिंग डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंस इन द प्रोडक्शन शॉप, ये भी आपका एक टेक्निक हो सकती है जॉब शॉप। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मेंस अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्शन का शेड्यूल डिसाइड करोगे। तो ये 4 मेथड्स हैं आपके पास जिससे आप अपनी जॉब शॉप शेड्यूलिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एक सीक्वेंस बना सकते हो। फर्स्ट वन इज अराइवल पैटर्न के बेसिस पे, या फिर प्रोसेसिंग पैटर्न के बेसिस पे, या फिर मशीन वैरायटी अवेलेबल के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ मैन इन द प्रोडक्शन शॉप अवेलेबल के बेसिस पे आप अपना जॉब शॉप का शेड्यूल बना सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास बैच शेड्यूलिंग सिस्टम। बैच शेड्यूलिंग मैंने आपको बता दिया, दिस इज यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग व्हेन जॉब्स आर परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस इन बैचेस। और मास शेड्यूलिंग सिस्टम इज यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सिमिलर टाइप आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारे 3 तरह के शेड्यूलिंग सिस्टम थे, जिसमें प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, जॉब शॉप शेड्यूलिंग पढ़ा। नेक्स्ट इज सीक्वेंस रूल्स। अब आपका यहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ये वाला करवाने के बाद आपके प्रैक्टिकल सम आएंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है अभी हमें, कहाँ गए, सीक्वेंस रूल, मेथड फॉर सिंगल फिजिट, सॉरी। तो बेटा जी, इसमें हमें क्या पढ़ना अब मैंने आपको बता दिया ना कि शेड्यूलिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग को क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सारी आपको बेसिक थ्योरी पढ़ा दिया। अब मैम हमें जानने हैं मेथड ऑफ शेड्यूलिंग। हमारे पास शेड्यूलिंग के मेथड क्या है, अलग अलग मेथड है हमारे पास शेड्यूल बनाने के, अब हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड, अब अच्छा बेटा यहाँ पे लिखा गया है सीक्वेंसिंग रूल फॉर सिंगल फैसिलिटी। मतलब अगर हमारे पास इस चैप्टर में हमें कौन से रूल बताए गए, अगर हमारे पास सिंगल फैसिलिटी है, ठीक है, अगर मैंने आपको जो भी एग्जांपल ली थी वो वाली देखूं, फर्नीचर वाली, तो मेरे पास एक ही वुड मशीन अवेलेबल थी ना, उसके बेसिस पे मेरे को शेड्यूल बनाना पड़ा था। अगर मेरे पास 2 मशीन अवेलेबल होती वुड वाली, तो भाई मैं इसमें डालती बेड वाली और इसमें डालती फर्नीचर वाली, अलग अलग शेड्यूल मेरे पास बन जाते ना, इसमें डालती मैं चेयर वाली और उसमें डालती मैं बेड वाली। बट अब हम इस चैप्टर में कौन सा पढ़ रहे हैं, मेरे पास फैसिलिटी ही सिंगल अवेलेबल है, मेरे पास एक ही वुड कटिंग मशीन अवेलेबल है। तो उस केस में आपके शेड्यूलिंग के क्या क्या मेथड्स रहते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है हम उसे पहले खत्म करके दे देंगे। हमें टेबल दे रखा होगा, उसमें डेटा दे रखा होगा कौन सा पर्सन पहले आया कौन सा पर्सन बाद में आया, तो हम क्या शेड्यूल बनाएंगे, जो पर्सन पहले आया वो पहले सर्विस लेगा, देन बाद में, देन बाद में, देन बाद में, इस तरह से हमारा शेड्यूल चलेगा। सिंपल है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इस टेक्निक में क्या होता है, जो आपके पास नंबर ऑफ वर्क आए हैं, हम ये जॉब शॉप वाला पढ़ रहे हैं ना, जो मेरे पास नंबर ऑफ वर्क आए हैं अलग अलग जॉब के, मेरे पास अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम है मेरे पास, तो इस प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर मैं देखूंगी, जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होगा मैं उसे पहले परफॉर्म कर दूंगी, जिसका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होगा मैं उसे बाद में परफॉर्म करूंगी। नेक्स्ट, मिनिमम ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट यानी कि जिसका ऑर्डर बहुत ही नजदीक है, एक ऑर्डर को मेरे को बचे हैं 10 दिन और एक ऑर्डर को मेरे को बचे हैं 5 दिन, तो मैं पहले कौन सा ऑर्डर परफॉर्म करूंगी, पहले मैं करूंगी ये 5 दिन वाला ऑर्डर परफॉर्म करूंगी। कौन सा ये टेक्निक है, मिनिमम ड्यू डेट। नेक्स्ट टेक्निक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास लास्ट में आया ना आप उसे पहले निकालोगे। अब आप सोचोगे मैम ऐसा तो कोई भी नहीं यूज करता होगा, यूज होता है बेटा। लेट्स से मैं अपना वो कर रही हूँ, लेटर्स बना रही हूँ, ठीक है, मेरा काम है कि वो नोट पैड आते हैं मेरे को उसके ऊपर लेटर्स बनाने होते हैं,
तो मेरे पास जैसे जैसे जॉब आती जा रही है, ये लेटर के ऊपर लेटर के ऊपर लेटर के ऊपर लेटर पड़ता जा रहा है, ठीक है। जब मैं काम कर रही हूँ, क्या मैं नीचे से लेटर निकालूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी, ऊपर जो लेटर पड़ा होगा सबसे पहले उसे उठाऊंगी, लिखूंगी, काम खत्म करूंगी, फिर ऊपर ऊपर से उठाऊंगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो लास्ट में आ रहा है मैं उसे पहले परफॉर्म करके दे रही हूँ ना। तो ये आपका कौन सा हो गया टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड मेथड इज स्लैक फॉर रिमेनिंग ऑपरेशंस। सेकेंड मेथड आपके पास क्या है, स्लैक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, हम स्लैक कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज स्लैक? अब स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक बेटा जी, मेरे पास कितना रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है वर्क को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज स्लैक। हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास रिमेनिंग टाइम कितना है, मैं वो कैलकुलेट करूंगी। जिसमें रिमेनिंग टाइम मेरे पास कम होगा, जॉब ए को परफॉर्म करने में मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बाकी है, और जॉब बी को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम बाकी है, तो मैं पहले जॉब बी को परफॉर्म करना सही समझूंगी ना। अभी बच्चे क्या होते हैं, ड्यू डेट वाले में और स्लैक वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। ड्यू डेट का ऐसा होता है, ड्यू डेट का पता कैसा होता है, ड्यू डेट में हम देखते हैं किसकी ड्यू डेट पास है। जॉब ए की ड्यू डेट है 15 अगस्त की, जॉब बी की ड्यू डेट है 17 अगस्त की। ड्यू डेट वाले में आप क्या करोगे, ड्यू डेट देखेंगे किसकी नजदीक है। 15 अगस्त वाला पहले आ रहा है ना, 17 बाद में आती है, मैं पहले ए परफॉर्म करूंगी फिर बी परफॉर्म करूंगी। स्लैक वाले में हम क्या देखते हैं, रिमेनिंग टाइम देखते हैं। लेट्स से मेरी जॉब ए स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त से, ठीक है, और मेरी जो जॉब बी स्टार्ट हुई थी ना, वो स्टार्ट हुई थी मेरी 10 अगस्त से स्टार्ट हुई थी जॉब बी मेरी, ठीक है। अब जॉब ए 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, आज आज डेट कितनी है, आज मेरी डेट है आज ले लो, आज है 5 अगस्त। फिफ्थ क्यों, वो तो 10th से स्टार्ट हुई है ना। यहाँ पे लो, आज डेट है 11 अगस्त, 11 अगस्त है आज, ठीक है। अब रिमेनिंग टाइम मुझे देखना है। मेरी जॉब जो है ये 15 अगस्त को मेरी ये इसकी ड्यू डेट है, तो आज मैं खड़ी हूँ 11 अगस्त पे। इसके लिए रिमेनिंग टाइम कितना बचा मेरे पास, 15 - 11। इसके लिए मेरे पास सिर्फ 4 डेज रिमेन है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और बी जॉब को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कितने डेज अवेलेबल हैं, 11 को खड़ी हूँ और 17 को ये खत्म होंगी, तो मेरे पास इसके लिए 6 डेज अवेलेबल हैं इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, बी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कितने डेज अवेलेबल है, 6 डेज अवेलेबल है। अब जो जॉब ए है ना, इसका मेरे पास जो काम बचा हुआ है, जॉब ए का मेरे पास 2 दिन का काम बचा हुआ है, और जॉब बी का मेरे पास 1 दिन का काम बचा हुआ है। जॉब ए का 2 दिन का काम बचा हुआ है और जॉब बी का 3 दिन का काम बचा हुआ है। तो जो स्लैक अवेलेबल है मेरे पास, 4 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है और 2 दिन का काम मेरे पास बचा हुआ है, और इसमें 6 दिन का टाइम है और 1 दिन का काम सिर्फ बचा है। तो इसमें मैं कौन सा पहले परफॉर्म करूंगी, ए वाला परफॉर्म करूंगी, दैट इज द स्लैक। ड्यू डेट में आप देखते हो कि ड्यू डेट किसकी नजदीक है, और स्लैक वाले में देखते हैं स्लैक किसका ज्यादा कम है, जिसका स्लैक कम होगा वो हम पहले परफॉर्म करेंगे, ठीक है। समझ में आया? ये देखो, स्लैक में कैलकुलेशन कैसे होती है। स्लैक ना हमारे दो तरह के होते हैं, स्टैटिक स्लैक और डायनेमिक स्लैक। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। पहले फॉर्मूला देखो, टाइम टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट को मेरा कितना टाइम रिमेनिंग है, मैंने अभी निकाला था ना, एक में कितने डेज अवेलेबल थे आपके, 4 डेज अवेलेबल थे, और एक में मेरे 6 डेज अवेलेबल थे, ठीक है। समटाइम्स आपको ये टाइम टिल ड्यू डेट दिया आएगा, बट समटाइम्स नहीं दिया आएगा, तो उस केस में हमें निकालना पड़ेगा। क्या दिक्कत वाली बात है ये निकालना? नहीं मैम, सिंपल तो है। कैसे निकलता है हमारा टाइम टिल ड्यू डेट? ड्यू डेट जो हमारी है, हमने निकाला था ना, अगर 15 अगस्त मेरी ड्यू डेट है, तो उसमें से माइनस करूंगी जो आज के डेट पे खड़ी हूं मैं, आज 11 अगस्त में मैं खड़ी हूँ, तो टाइम टिल ड्यू डेट मेरा कितना डेज रह गए, 4 डेज तो रह गए, सिंपल तो है निकालना। तो हमें चाहिए टाइम टिल ड्यू डेट, और वो तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। ड्यू डेट माइनस टुडे डेट, जो ड्यू डेट है उसमें से माइनस कर देंगे हम आज की डेट, तो क्या आ जाएगा, टाइम टिल ड्यू डेट। उसमें हम माइनस करेंगे रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम। मैंने माइनस किया था ना, मुझे कितना प्रोसेसिंग टाइम रह गया,
4 डेज अवेलेबल थे और उसमें से 2 डेज का टाइम रिमेन था, हमारा प्रोसेसिंग टाइम है उसको 2 डेज और लगेंगे हमारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। माइनस किया मैंने रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम और मेरे पास सही टाइम बच गया, स्लैक जो मेरे पास सही अवेलेबल है 2 डेज का स्लैक, एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास कितना अवेलेबल है 2 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास अवेलेबल है। तो जिस जिस जॉब में मेरे पास स्लैक कम अवेलेबल होगा मैं उसे परफॉर्म करूंगी सबसे पहले, है ना। इस जॉब में मेरे पास 2 डेज का एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है। वही अगर हम दूसरी अपनी एग्जांपल जिसमें देखी थी उसमें मेरे पास 6 डेज अवेलेबल थे ड्यू डेट को और उसमें 1 दिन का काम बचा हुआ था, यानी कि असली स्लैक एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास कितना था 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम था, है ना। तो अगर किसी जॉब में 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है और किसी जॉब में 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, आप किसे पहले परफॉर्म करोगे जिसमें 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक है, अब मैम इतना तो समझ आया, ये क्या है डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑपरेशन। उन्होंने क्या किया है पर ऑपरेशन स्लैक कैलकुलेट किया है, हर ऑपरेशन हर एक ऑपरेशन का स्लैक कैलकुलेट किया है उन्होंने, क्योंकि हम इसमें ऑपरेशन को शेड्यूल करने वाले हैं ना। ये तो मैं आपको टोटल जॉब का स्लैक बता दी थी, है ना। जॉब ए का स्लैक कितना अवेलेबल है 2 डेज का, जॉब बी का स्लैक कितना अवेलेबल है हमारे पास 5 डेज का, जॉब बी का स्लैक अवेलेबल है। अब मुझे सीक्वेंस तो ऑपरेशन को करना है शेड्यूल में, तो मुझे हर एक ऑपरेशन का स्लैक निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑपरेशन कर दूंगी और मेरे पास हर एक ऑपरेशन का स्लैक अवेलेबल आ जाएगा और जिस ऑपरेशन में सबसे कम स्लैक बचा होगा उसे मैं पहले परफॉर्म कर लूंगी। ठीक है, अब मैम डायनामिक स्लैक और स्टैटिक स्लैक में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जब आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे पास कितना रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम बचा है, ठीक है। अब देखो मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो बेड बनाने का ना प्रोसेस, इसमें मेरे को और 2 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है। अब क्या एग्जैक्टली है कि 2 ही दिन का टाइम लगेगा, जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में हम एक्सपेक्टेड टाइम भी तो बताते हैं जिसमें हमें नहीं पता, भाई ज्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकता है, क्या पता 2 दिन लगे ना लगे। जब तो मैं एग्जैक्टली बोल पा रही हूँ कि हाँ भाई 2 दिन का टाइम ही लगेगा, तो दैट इज स्टैटिक स्लैक। अगर तो मुझे नहीं पता कि रिमेनिंग टाइम कितना अवेलेबल है और मैं एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम बता रही हूँ, तो उस केस में आपका कौन सा स्लैक लगता है डायनामिक स्लैक लगता है। यही डिफरेंस है स्टैटिक और डायनामिक स्लैक से। जब मुझे पता है मेरा रिमेनिंग एग्जैक्ट रिमेनिंग टाइम कितना है तो उस केस में हम स्टैटिक स्लैक उसे कहते हैं, और जब मुझे नहीं पता मेरा एग्जैक्ट टाइम कितना तो मैं एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम लेती हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं डायनामिक स्लैक कहते हैं। जॉब विद द लीस्ट स्लैक टाइम इज शेड्यूल्ड फर्स्ट, जिस जॉब में लीस्ट स्लैक टाइम होगा उसे हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ आए। ये हमने 5 मेथड पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, मिनिमम ड्यू डेट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड स्लैक। ये 5 मेथड पढ़े हैं। इसके बाद हमारे पास है और 2 मेथड, क्रिटिकल रेशियो एंड फ्लो टाइम। देखो बेटा नेक्स्ट मेथड है मेरे पास क्रिटिकल रेशियो। क्रिटिकल रेशियो का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग टाइम एंड वर्क रिमेनिंग। जितना आपके पास रिमेनिंग टाइम है टिल ड्यू डेट उसको डिवाइड कर दोगे वर्क रिमेनिंग से। अब स्लैक और क्रिटिकल रेशियो में क्या डिफरेंस है, स्लैक में हम निकालते हैं हर एक ऑपरेशन का रिमेनिंग टाइम हमारा कितना है, स्लैक में हम यही निकालते हैं ना। हमने निकाला जितना रिमेनिंग टाइम है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जितना मेरे को और प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। तो मैं मतलब एग्जैक्ट अपना आइडियल टाइम निकालती हूँ इसमें, है ना। अगर मेरे पास ड्यू डेट में 5 दिन अवेलेबल है उसमें से मैं माइनस करूँ कि मेरे को प्रोसेसिंग में कितने दिन लगेंगे, प्रोसेसिंग में मेरे को 3 दिन लगेंगे, तो मैं यहाँ पे अपना पूरा पूरा वाला जिसमें मेरे को काम ही नहीं करना है वो वाला टाइम निकाल रही हूँ। ठीक है, बट क्रिटिकल रेशो में मैं क्या निकाल रही हूँ कि मेरे को ड्यू डेट को जितने दिन रह गए हैं ना उसकी रेशो निकाल रही हूँ मैं इसमें। टाइम रिमेनिंग टिल ड्यू डेट डिवाइडेड बाई वर्क रिमेनिंग, जितना मेरा वर्क रह गया है और कितना मेरे को टाइम रह गया है ड्यू डेट में, तो वो रेशो मैं निकाल रही हूँ कि ड्यू डेट में कितना टाइम रह गया है और वर्क में कितना टाइम रह गया उसकी रेशो। अब जिसकी रेशो कम होगी मैं उसे फर्स्ट परफॉर्म करूंगी ना, ताकि मेरा जो काम जल्दी आने वाला है उसे मैं पहले परफॉर्म कर दूं। तो ये क्या है आपका क्रिटिकल रेशो। नेक्स्ट और लास्ट मेथड आपका क्या है, फ्लो टाइम का मेथड है। अब फ्लो टाइम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ टाइम जॉब स्पेंड्स इन द सिस्टम। जो हमारी एक जॉब है वो सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड करती है उसे हम कहते हैं फ्लो टाइम। अभी सिस्टम डेटा मतलब कि जो हमारी एक जॉब है वो सिस्टम में जाएगी ना परफॉर्म होने के लिए, पहले वुड कट होगी, देन वो वुड शेप लेगी, देन वो वुड पॉलिश होगी, देन वो वुड ड्राई होगी। तो ये क्या है, ये मेरा एक प्रॉपर सिस्टम है। तो मेरी एक जॉब जॉब यानी कि मेरी एक चेयर
सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रही है, दैट इज फ्लो टाइम। व्हाट इज फ्लो टाइम? मेरी एक जॉब सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रही है, दैट इज फ्लो टाइम। इट इज अ मेजर विच इंडिकेट वेटिंग ऑफ द जॉब इन द सिस्टम। तो ये हमें बताता है कि एक जॉब को सिस्टम में कितना वेट करना पड़ रहा है टोटल। पहले वो कट हो रही है, फिर उसके बाद वो शेप हो रही है, फिर पॉलिश हो रही है, फिर वो ड्राई हो रही है, ठीक है, उसके बाद भी फंक्शन चलेंगे, हम इतना ही लेके चल रहे हैं बस अभी। तो मेरी एक जॉब को, मेरी चेयर को कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है मेरे सिस्टम में, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं फ्लो टाइम में। चेयर को कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, बेड को कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, टेबल को कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे अपने फ्लो टाइम में, दैट इज फ्लो टाइम। अब ये फ्लो टाइम निकलता कैसे है, एक जॉब को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है माइनस उसका रेडी टाइम। अब मैम व्हाट इज रेडी टाइम? अब देखो, ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें सबसे पहले चेयर जाएगी, वुड जाएगी कट होने के लिए, फिर वो जाएगी शेप होने के लिए, फिर वो जाएगी पॉलिश होने के लिए, फिर वो जाएगी ड्राई होने के लिए, ठीक है। तो एक बार जब ये चेयर सिस्टम में चली जाती है, तो यहाँ पे वो सबसे पहले कट होगी, ठीक है, 1 आवर में वो कट हो गई। और उसके बाद उसको ना शेप में जाने के लिए ना उसे रेडी करना पड़ता है, उसे ना सारी चीजों को पैक करके हम उसमें भेजते हैं ताकि वो जो शेप है ना वो अच्छे से आ सके, ठीक है। तो उसको मतलब हम प्रॉपरली स्केल से मेजरमेंट करके लगा के देते हैं, तो उसे रेडी करके देते हैं, कैसे मुझे शेप लेनी है वो मेजरमेंट्स में लगा के देती हूँ। तो दैट इज, वो रेडी हो रही है, उसे रेडी होने में लेट से 15 मिनट्स लग रहे हैं। तो ये जो रेडी होने का टाइम है ना, ये हम कैलकुलेट नहीं करते हैं जब हम फ्लो टाइम किसी भी एक प्रोडक्ट का, किसी भी एक प्रोजेक्ट अपने ऑपरेशन का फ्लो टाइम कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, उस टाइम में हम ये रेडी टाइम माइनस कर देते हैं, ठीक है, समझ आया? फ्लो टाइम का मतलब कि एक हमारा पर्टिकुलर ऑपरेशन सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो एक ऑपरेशन सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड करेगा, जितना वो, जितना उसे कंप्लीशन होने में टाइम लग रहा है। मैं एक ऑपरेशन में गई हूँ, ठीक है, मैं हूँ वुड, ठीक है, मैं वुड हूँ, मुझे चेयर बन के बाहर निकलना है, तो मेरा फ्लो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब मेरे को एक सिस्टम में कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैम को पूरा कंप्लीशन टाइम कितना लगा है, इसमें कंप्लीट होने में मैम को कितना टाइम लगा है हर एक ऑपरेशन में, वही आपका फ्लो टाइम होगा। मुझे 30 डेज लगे हैं चेयर बनने में, ये मेरा फ्लो टाइम होगा। अब इसमें से 30 डेज में से ना मेरे को 2 डेज तो रेडी होने में ही लग गए थे, तो ये जो 2 डेज है आप ये माइनस कर दोगे तो मेरे को मेरा फ्लो टाइम कितना आ जाएगा, 28 डेज का आ जाएगा। समझ आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो टाइम? फ्लो टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस रेडी टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब वेटिंग टाइम ऑफ द जॉब इन द सिस्टम प्लस प्रोसेसिंग टाइम। अब कंप्लीशन टाइम में भी क्या आ रहा है, वेटिंग टाइम ऑफ द जॉब इन सिस्टम प्लस प्रोसेसिंग टाइम। अब कोई जॉब अगर सिस्टम में जा रही है, यहाँ पे वुड कट हो रही है, यहाँ पे वुड आपकी शेप हो रही है, यहाँ पे वुड आपकी पॉलिश हो रही है, ठीक है, वुड को कट होने में लगते हैं 2 डेज, ठीक है, यहाँ पे वुड कट होती है, नहीं लेट्स से यहाँ पे वुड कट हो रही है, यहाँ पे शेप हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। वुड को कट होने में लगता है 1 डे, पर वुड को शेप होने में लग जाता है 2 डे, ठीक है। तो अब एक वुड जो गई है, उसे सबसे पहले 1 डे उसे लगेगा, 1 डे यहाँ पे उसे लगेगा कट होने में, प्लस मुझे कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना ना, फिर वो यहाँ से गई होगी यहाँ पे, तो उसे 2 डे लगे होंगे शेप में, प्लस 2 डेज करूंगी मैं, प्लस फिर यहाँ से वो यहाँ पे गई होगी, 1 डे उसे लगा पॉलिशिंग में, ठीक है, प्लस 1 डे मैं करूंगी। तो कितना आ गया मेरे पास, एक एक जो चेयर बन रही है उसका कंप्लीशन टाइम मेरे पास कितना आ गया, 1 to 1, 4 डेज आ गया मेरे पास उसका कंप्लीशन टाइम। फिर अब देखो बेटा, ये तो थी चेयर, चेयर के पीछे पीछे ना बेड चल रहा था बनने के लिए, ठीक है, चेयर के पीछे पीछे क्या आ रहा था, हमारा बेड आ रहा था बनने के लिए। तो जब ये चेयर गई, इसे 1 डे लगा, ठीक है, 1 डे के बाद इसे शेप होने में 2 डेज लगे शेपिंग डिपार्टमेंट में। जब ये इसमें गई एक चेयर, फिर वो उसके बाद इसमें चली गई, पर यहाँ पे उसे लग रहे 2 डेज। और जैसे ही यहाँ से एक वुड निकली होगी ना, तो मैंने सेकेंड वुड डाली होगी बनने के लिए, ठीक है, सेकेंड वुड भी 1 डे में बन के निकल गई होगी, पर 1 डे उसे क्या करना पड़ा होगा, वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि इसको शेप होने में तो पुरानी को 2 डेज लग रहे थे ना, तो इसे 1 डे वेट करना पड़ा होगा। तो इस केस में मैं इसका 1 डे प्रोसेसिंग का प्लस करूंगी और 1 डे इसका वेट का प्लस करूंगी, फिर उसके बाद इसे 2 डेज लगे होंगे शेप होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीशन टाइम आएगा। वही बोल रहे हैं कंप्लीशन टाइम कैसे निकलता है, वेटिंग टाइम ऑफ द जॉब इन द सिस्टम। अब जॉब को कितना वेट करना पड़ा है, प्लस जॉब को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा है, माइनस जॉब को रेडी होने में जितना टाइम लगा है, दैट इज योर कंप्लीशन टाइम ऑफ द जॉब। समझ आया? ये था आपका फ्लो टाइम। फ्लो टाइम मतलब एक जॉब सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड करती है।
ओके, तो ये थे मेरे पास 7 मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग। इन 7 मेथड से हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अभी हम इन सभी मेथड को ना एक बार प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास दे रखी है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब दैट आर टू बी शेड्यूल्ड थ्रू वन मशीन। एक मशीन है आपके पास और उस मशीन के सहारे आपको ये इतनी सारी जॉब को शेड्यूल करना है। जॉब ए का प्रोसेसिंग टाइम है 11 डेज और उसकी ड्यू डेट है 16 को। जॉब बी का प्रोसेसिंग टाइम है 10 डेज और उसकी ड्यू डेट है 15 को। जॉब सी का प्रोसेसिंग टाइम है 2 डेज और उसकी ड्यू डेट है 12 को। जॉब डी का प्रोसेसिंग टाइम है 4 डेज और उसकी ड्यू डेट है 20 को। जॉब ई का प्रोसेसिंग टाइम से 12 दिन लगते हैं और उसकी ड्यू डेट है 30 को। और जॉब एफ का प्रोसेसिंग टाइम 6 डेज, उसकी ड्यू डेट है 10 को। और जॉब जी का प्रोसेसिंग टाइम 3 डेज और उसकी ड्यू डेट है 5 को। इस तरह से हमें प्रॉपर एक टेबल दे रखा है जिसमें सारी डिटेल्स हमें दे रखी है। हमें क्या करना है, इसका शेड्यूल बनाना है यूजिंग द डिफरेंट रूल। जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है ना, उन्हें यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या रूल था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेरे पास सबसे पहले रूल यही था ना, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अब पहले कौन सा आया, ए, फिर कौन सा आया, बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, इस सीक्वेंस में आया है तो मेरा शेड्यूलिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, ए, बी, सी, डी, ई और एफ और जी। इस तरह से मैं शेड्यूल बना लूंगी, सो सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास शेड्यूलिंग टेक्निक क्या थी, देखो यहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूलिंग टेक्निक क्या थी मेरे पास, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होगा। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब मैं प्रोसेसिंग टाइम देखूंगी। जॉब ए को 11 डेज लग रहे हैं, जॉब बी को 10 डेज, जॉब सी को 2 डेज, जॉब डी को 4 डेज, जॉब ई को 12 डेज, जॉब एफ को 6 डेज एंड जॉब जी को 3 डेज लग रहे हैं प्रोसेस होने में। सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसे लग रहा है, जॉब जी को सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। मैं पहले जॉब जी परफॉर्म करूंगी, फिर उसके बाद मेरे को कम प्रोसेसिंग टाइम किसमें लग रहा है, जॉब डी में। 3 के बाद 4 तो जॉब डी परफॉर्म करूंगी। उसके बाद मेरे को प्रोसेसिंग टाइम नहीं, सबसे पहले तो मुझे सी में कम लग रहा है ना, 2। तो सी के बाद जी के बाद डी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है कम एफ में, उससे बड़ा एफ है ना। फिर असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में बस। फिर ये 10 वाला आ जाएगा बी, देन ए, देन ई। ठीक है, तो इस तरह से मेरा शेड्यूल बनेगा। सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है ये शेड्यूलिंग। थर्ड टेक्निक। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, क्या मैम मुझे ये टेक्निक्स याद रखनी पड़ेंगी, जैसे अभी इस क्वेश्चन में है तो उन्होंने बोला कि डिफरेंट प्रायोरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को ये शेड्यूल बना के दिखाओ। तो बेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो आपको समझाने के लिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, वो लिख देगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से या फिर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से, मिनिमम ड्यू डेट से या लास्ट इन फर्स्ट आउट से, इन मेथड से आप हम शेड्यूल बना के हमें दिखाओ। ठीक है, तो वैसे लिख देगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिनिमम ड्यू डेट मेथड है। मिनिमम ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट कम है वो हम पकड़ेंगे, मतलब जिसकी ड्यू डेट पास में है। मिनिमम ड्यू डेट में हमने यही देखा था ना, तो इसकी ड्यू डेट को 5 डेज रह गए हैं, इसकी ड्यू डेट को 16 डेज, इसको 15, 12, 20, 30 और 10। तो मिनिमम ड्यू डेट किस में है, जी में है हमारी ड्यू डेट मिनिमम। 5 दिन रह गए हैं बस ड्यू डेट को, तो इसमें क्या आ जाएगा मिनिमम ड्यू डेट में, सबसे पहले सबसे कम ड्यू डेट किसकी है, जी की। ठीक है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं ड्यू डेट में। फिर 5 से बड़ा है हमारे पास 10 एफ, फिर 12 सी, सी के ड्यू डेट को कितने दिन रह गए हैं, 12। फिर उसके बाद दिस बी, ए, एन, डी और ई। इस तरह से हमारा शेड्यूल बन जाएगा मिनिमम ड्यू डेट में। ये भी बहुत सिंपल था। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या है, फोर्थ वन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा।
यानी कि GFEDCBA। उल्टा चल देंगे हम, एकदम सिंपल बच्चे, मक्खन। E S चल दो ना, ABCDEF और G। ठीक है, इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलेगा। उल्टा चल देंगे हम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, तो ये हमारे ये वाले मेथड हो गए। नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा आता है? अरे इसे क्या हो गया? नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा आता है? स्लैक। अब स्लैक के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है? स्लैक के लिए मेरे को चाहिए होता है टाइम टिल ड्यू डेट। अब मेरे को इस क्वेश्चन में टाइम टिल ड्यू डेट तो दे ही रखा हुआ है, 16, 15, 12, 20, 30, 10 और 5। ये मेरे को टाइम टिल ड्यू डेट दे रखा हुआ है। बट मेरे को स्लैक के लिए रिमेनिंग टाइम ऑफ द ऑपरेशंस भी चाहिए, रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम चाहिए ना। क्या मेरे को डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में? मेरे को डेटा नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। तो क्या मैं स्लैक कैलकुलेट कर सकती हूँ? नहीं मैम, मैं इस क्वेश्चन में स्लैक कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ। तो ये वाला मेथड इसमें नहीं चलेगा। हमारा नेक्स्ट मेथड चलेगा इसमें क्रिटिकल रेशो का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? क्रिटिकल रेशो का फॉर्मूला लगेगा। क्रिटिकल रेशो कैसे निकलती है? जितना मेरे को ड्यू डेट में टाइम अवेलेबल है, टाइम डिल ड्यू डेट डिवाइडेड बाय जितना मेरा वर्क रिमेनिंग है। मेरा वर्क कितना रह गया, यानी कि मेरा प्रोसेसिंग टाइम। ए में मेरे पास 11 दिन का प्रोसेसिंग टाइम मेरे को और लगेगा। टाइम टिल ड्यू डेट कितना है? मेरे पास 16 दिन बचे हैं ड्यू डेट में, और मेरे पास 11 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। तो इसका क्रिटिकल रेशियो क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे ना, टाइम टिल ड्यू डेट डिवाइडेड बाई जितना मेरे को रिमेनिंग टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 11। कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा? 16 डिवाइडेड बाई 11 इज 1.45। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस टेबल को हम ले जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्रिटिकल रेशियो। ठीक है, 1.45। नेक्स्ट क्रिटिकल रेशियो कितनी आ जाएगी? 15 डिवाइडेड बाई 10, 1.5। देन 12 divided by 2 is 6. 20 divided by 4 is 5. 30 divided by 12, 2.5. 10 divided by 6, 1.67. 5 divided by 3, 1.67। ठीक है, तो मेरा क्या पाथ बन जाएगा इस केस में, जिसमें क्रिटिकल रेशियो सबसे कम है, दैट इज 1.45। वो हम पहले लेंगे। तो क्रिटिकल रेशियो ए में सबसे कम है, देन 1.45 के बाद आ रहा है 1.5 बी, उसके बाद मेरे पास आ रहा है 1.67। अब बेटा जी 1.67 हमारे पास दो सेम है, 1.67 एफ का भी है क्रिटिकल रेशियो और 1.67 जी की भी है क्रिटिकल रेशियो। तो इन दोनों में से हम सबसे पहले कौन सी करेंगे? तो अभी कंफ्यूजन हो गई ना, तो इस केस में अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग टाइम किसका कम है। जी का प्रोसेसिंग टाइम 3 डेज का लगेगा, एफ का प्रोसेसिंग टाइम 6 डेज का लगेगा। तो दोनों में से सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम हमें कौन दे रहा है? सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम हमें जी में लग रहा है, तो हम पहले जी को करेंगे फिर एफ को करेंगे। ठीक है, समझ आया? जब हमारा क्रिटिकल रेशो ऐसे दोनों सेम हो तो उस केस में हमें क्या देखना है? प्रोसेसिंग टाइम देखना है, जी एफ। उसके बाद मेरे पास आएगा 2.5 वाला, यानी कि ई। उसके बाद आएगा डी, एंड उसके बाद मेरे पास आएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सीक्वेंस। क्रिटिकल रेशो का ये क्या हो जाएगा? मेरा सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? नेक्स्ट मेरा एक और फॉर्मूला क्या था? 5 के बाद 6, फ्लो टाइम। क्या हम इसमें फ्लो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम इसमें फ्लो टाइम कैलकुलेट करके बताओ मेरे को एक बार।
चलो यहाँ पे हम इसका निकालते हैं फ्लो टाइम। फ्लो टाइम मतलब क्या होता है? कंप्लीशन टाइम। अब बेटा देखो, मेरी जो ये जॉब है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। ये देखो, मेरी ये जो जॉब है ये स्टार्ट कब हो रही है? मेरी जॉब स्टार्ट हो रही है 0 से, और मुझे देखना है हर एक जॉब फिनिश कब हो रही है। देखो ये जॉब स्टार्ट हुई 0 से, प्रोसेसिंग टाइम इसको लग रहा है 11 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, या 11 आवर्स या 11 दिन, जितने भी ले रहे हो। तो ये 11 पे खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट जॉब मेरी 11 से ही स्टार्ट होगी। खत्म कब होगी? 10 का उसे प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 11 + 10 करेंगे, तो ये खत्म कब होगी? 21 पे जाके ये खत्म होगी, है ना। तो अभी उसी तरह से जैसे ये 21 पे खत्म होगी, 21 पे हमारी ये जॉब स्टार्ट हो गई। लेट्स से हम डेज में बात कर रहे हैं, इसको 11 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। 0 डे पे स्टार्ट करूंगी, इसको 11 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। 11 दिन को पहली जॉब खत्म हो जाएगी। 11वें दिन हमारी जॉब बी परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। 11वें दिन हमारी जॉब बी परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये 11वें दिन परफॉर्म होना स्टार्ट होगी, और इसको प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा? 10 दिन का। तो ये 21वें दिन हमारी परफॉर्म होके खत्म होगी। ठीक है, उसी तरह से फिर ये नेक्स्ट जॉब 21वें दिन स्टार्ट होगी परफॉर्म होने में, 2 दिन का इसे प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। तो ये कौन से दिन खत्म होगी आपकी? जाके 23वें दिन आपकी ये जॉब खत्म होगी। फिर बी जॉब आपकी 23वें दिन स्टार्ट होगी, इसे 4 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, तो ये 27th डे को खत्म होगी। नेक्स्ट जॉब 27 डे को स्टार्ट होगी, इसे 12 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, तो ये 39th डे खत्म होगी। नेक्स्ट जॉब 39th डे स्टार्ट होगी आपकी, इसे 6 दिन का टाइम लगेगा, तो ये 45th डे खत्म होगी। नेक्स्ट जॉब 45th डे स्टार्ट होगी, इसे 3 दिन का टाइम लगेगा, तो ये 48th डे आपकी खत्म होगी ये वाली जॉब। फ्लो टाइम आपका इस अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? फ्लो टाइम मेरा कितना आ जाएगा? मैं प्लस कर दूंगी ना बेटा, मुझे टोटल कंप्लीशन टाइम, फ्लो टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम। इस जॉब को, ये जॉब 11वें दिन खत्म हो रही है, ये जॉब 21वें दिन खत्म हो रही है, ये जॉब 23वें दिन खत्म हो रही है, ये जॉब 27वें दिन खत्म हो रही है, ये जॉब 39th डे खत्म हो रही है, ये जॉब 45th डे खत्म हो रही है, ये जॉब 48 डे खत्म हो रही है। तो मेरा टोटल कंप्लीशन टाइम मुझे कितना लगा है? प्लस कर दो, 11, 21, 23, 27, 39, 45 एंड 48, कितना लगा मुझे? 214 दिन का मेरा फ्लो टाइम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मेरा फ्लो टाइम आ जाएगा 214 दिन का। समझ आया आपको? सारे मेथड समझ आए? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, बहुत इजी इजी था। हमने इसके साथ निकाल के भी देख लिया। हमारा एक स्लैक वाला रह गया, उसका क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में वो नहीं प्रैक्टिस हो पाया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Processing times in hours for the 5 job of a single machine scheduling is given। आपको प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है 5 जॉब्स का, आपके पास है 1, 2, 3, 4 और 5 जॉब्स आपको दे रखी हैं। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम। आपको एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड करना है जो आपके मीन फ्लो टाइम को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा, आपके मीन फ्लो टाइम को कम करेगा। एंड फाइंड द मीन फ्लो टाइम। अब मैम हमें फ्लो टाइम तो पता था, हमें मीन फ्लो टाइम नहीं पता क्या होता है। तो सबसे पहले हम फ्लो टाइम निकालते हैं, फिर हम अपना मीन फ्लो टाइम निकालेंगे। उन्होंने क्या बोला? मीन फ्लो टाइम निकालो, और मीन फ्लो टाइम निकालने के बाद ऐसा सीक्वेंस निकालो जो आपके मीन फ्लो टाइम को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। तो क्या दे रखा है? हमें जॉब दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 5 जॉब मुझे दे रखे हैं, जिनके प्रोसेसिंग टाइम मुझे दे रखे हैं। जॉब 1 को 30 मिनट्स लगते हैं या 30 डेज लगा लो, 2 को 8 लगते हैं, 3 को 10 लगते हैं, 4 को 28 लगते हैं, 5 को 16 लगते हैं। अगर हम इसका फ्लो टाइम निकालना चाहें तो सबसे पहले देखो फ्लो टाइम निकलेगा कैसे। फर्स्ट जॉब को 30 डेज लग रहे हैं, सेकेंड जॉब को 8 डेज लग रहे हैं, थर्ड जॉब को 10 डेज लग रहे हैं, फोर्थ जॉब को 28 डेज लग रहे हैं, एंड फिफ्थ जॉब को हमारे कितने डेज लग रहे हैं? 16 डेज लग रहे हैं।
तो अगर हम इसका फ्लो टाइम कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले जॉब 1 को मेरे को कितना टाइम लग रहा है, 30 डेज का टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जॉब 2 को कितना टाइम लग रहा है, 8 डेज का। अब जब तक जॉब 1 परफॉर्म हो रही थी तब तक मेरी जॉब 2 को वेट करना पड़ रहा था ना, है ना, क्योंकि तब तक जॉब 2 परफॉर्म नहीं हो सकती थी। तो जॉब 2 30 पे मेरी स्टार्ट होगी, ये स्टार्ट, ये हो गया फिनिश, ठीक है। जॉब 2, ये मेरी जॉब स्टार्ट होगी 0 पे और ये खत्म होगी 30 पे। अब जॉब 2 30 पे स्टार्ट होगी और खत्म कितने पे होगी, 38 पे खत्म होगी। उसी तरह से जॉब 3 38 पे स्टार्ट होगी, खत्म कितने पे होगी हमारी, 48 पे खत्म होगी। जॉब 4 48 पे स्टार्ट होगी, खत्म कितने पे होगी, 76 पे खत्म होगी। जॉब 5 76 पे स्टार्ट होगी, खत्म कितने पे होगी, 92 पे खत्म होगी, ठीक है। इस तरह से मेरी ये जॉब्स चलेंगी। अब अगर मैं फ्लो टाइम निकालना चाहूँ तो फ्लो टाइम में अपने फिनिश वाले टाइम को प्लस करूंगी। क्यों मैम, फिनिश वाले टाइम को क्यों प्लस करोगे, हमें तो इसे प्लस करना चाहिए ना। नहीं बेटा, क्यों मैंने फिनिश वाले टाइम को प्लस किया, मैंने क्या बोला था, कंप्लीशन टाइम, मतलब कि आपका जितना कंप्लीट होने में टाइम लगा है, जितना आपको वेटिंग टाइम करना पड़ रहा है, जितना प्रोसेस में टाइम लग रहा है प्लस जितना वेट करना पड़ रहा है, दोनों टाइम को आपको प्लस करना है तो आपका कंप्लीशन टाइम आएगा। तो जब ये जॉब परफॉर्म हो रही थी तो इसे वेट करना पड़ा था, तो इसका 30 + 8 38 होगा। जब तक ये जॉब परफॉर्म होनी थी तब तक इसे दोनों का वेट करना पड़ा, तो इसका 38 जितना इसका वेटिंग टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम होगा। जब ये जॉब परफॉर्म होनी थी इसे तीनों का वेट करना पड़ा, यानी कि 48 आवर्स तो इसका 48 डेज तो इसका वेटिंग टाइम ही था, प्लस इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 28 का प्रोसेसिंग टाइम है। तो ये आपका कंप्लीशन टाइम आएगा। इसलिए हमने फिनिश वाले को ऊपर भी इसलिए फिनिश वाले को प्लस किया था। 30 + 38 + 48 + 76 + 92 कितना आया आपका, 284 आया आपका फ्लो टाइम। तो इस तरह से तो हम निकालते हैं फ्लो टाइम। अब उन्होंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, उन्होंने बोला था फ्लो टाइम को इस तरह से अरेंज करो आप कि आपका मीन फ्लो टाइम कम से कम हो सके। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा फ्लो टाइम रिड्यूस हो रहा होगा, नहीं बेटा, देखो कैसे। जब मेरी फर्स्ट जॉब परफॉर्म हो रही थी तो मेरी सेकेंड जॉब को 30 दिन का इंतजार करना पड़ा था, तो मेरी सारी जॉब का वेटिंग टाइम बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनका कंप्लीशन टाइम बढ़ गया और फ्लो टाइम बढ़ गया। तो मुझे क्या इस तरह से सीक्वेंस नहीं बनाना चाहिए कि मेरी जॉब का वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए। तो मुझे सबसे पहले कौन सी जॉब परफॉर्म करनी चाहिए, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम है। तो यानी कि मैं सबसे पहले ये 8 वाली जॉब परफॉर्म करूंगी ना। देखो अगर मैं सबसे पहले जॉब परफॉर्म करूं, जॉब यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम, तो अगर सबसे पहले मैं जॉब परफॉर्म करूं अपनी 2 जॉब जिसका प्रोसेसिंग टाइम है मेरा 8, देन मैं जॉब परफॉर्म करूं अपनी थर्ड वाली जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 10, देन मैं जॉब परफॉर्म करूं फिफ्थ वाली जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 16, देन फोर्थ वाली जिसका प्रोसेसिंग टाइम है 28, देन फर्स्ट वाली जिसका सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम है 30 डेज का। अब मेरे को अपना स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम निकाल के बताना। स्टार्ट टाइम 0 से स्टार्ट होगा, 8 डेज की प्रोसेसिंग लगेगी, 8 पे फिनिश होगा। ये 8 पे स्टार्ट होगा प्लस 10 डेज की प्रोसेसिंग लगेगी, 18 पे खत्म होगा। ये 18 पे स्टार्ट होगा प्लस 16 डेज की प्रोसेसिंग लगेगी, 34 पे खत्म होगा। ये 34 पे स्टार्ट होगा प्लस 28 की प्रोसेसिंग लगेगी, 62 पे खत्म होगा। ये 62 पे स्टार्ट होगा प्लस 30 की प्रोसेसिंग लगेगी, 92 पे ये खत्म होगा हमारा, ठीक है। अब देखो एक बार फ्लो टाइम कैलकुलेट करो, फ्लो टाइम आपका कितना आ जाएगा, 8 + 18 + 34 + 62 + 92 इज 214। फ्लो टाइम हमारा कितना आ गया, 214। क्या हमने अपने फ्लो टाइम को रिड्यूस किया, बिल्कुल हमने रिड्यूस किया। तो हमें कौन सा मेथड इसमें यूज किया था, हमने यूज किया था अपना शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मेथड यूज किया। फिर उसके बाद हमने अपने फ्लो टाइम को निकाला, ठीक है। तो फ्लो टाइम निकालने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मेथड यूज किया। अगर वो लिख देते आपको अपना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट निकाल के प्रोसेसिंग फ्लो टाइम निकालना, तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके फ्लो टाइम लिखते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर यहाँ पे उन्होंने बोला आप ऐसा मेथड यूज करो कि आपका फ्लो टाइम रिड्यूस हो, मिनिमाइज हो। तो इसलिए हमारा बेस्ट मेथड कौन सा था, इसमें ये वाला मेथड हमारा बेस्ट था। समझ आया। अब ये तो मैंने निकाला फ्लो टाइम, उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला है मुझे, मीन फ्लो टाइम निकालने के लिए बोला है। मीन फ्लो टाइम कैसे निकलेगा, 214 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे,
मीन फ्लो टाइम निकल जाएगा, कितना आएगा मेरा मीन फ्लो टाइम, 42.8 इज माई मीन फ्लो टाइम। समझ आया? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें डेटा क्या गिवन है, गिवन क्वेश्चन में जॉब और प्रोसेसिंग टाइम तो देख लिया हमने। उसके बाद बेटा जी देखो, मेरे को यहाँ पे ना वेट्स भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, 1 2 1 2 एंड 3 वेट्स, मतलब हर एक जॉब की वेटेज कितनी है, कितना इंपॉर्टेंस रखती है हमारी जॉब। जॉब 1 की वेट है 1, जॉब 2 की वेट है 2, जॉब 3 की वेट है 1, जॉब 4 की वेट है 2 एंड जॉब 5 की वेट है 3। इस तरह से उन्होंने वेटेज दे रखी हुई है। मतलब कि जो जॉब 5 है वो सबसे इंपॉर्टेंट वेट है, मतलब वो प्रायोरिटी लिस्ट पे है हमारी। ये जो जॉब है ना, अ, अपनी जॉब 5, इसकी वेटेज 3 है, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट पे है हमारी। तो क्या मुझे अपनी जो शेड्यूल है वो इस अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहिए? क्या मुझे ये वेट्स इग्नोर कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं मैम, वेट्स इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो बेटा जी इसमें एक बात देखो, हमारे स्क्रीन चल रही है ना, हम हमारा जितना वेट होता है, जितना मेरा ज्यादा वेट होगा, मैं उसको पहले परफॉर्म करूंगी, है ना। और अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम को देखूं, तो मेरा जितना कम प्रोसेसिंग टाइम होगा, मैं उसे पहले परफॉर्म करूंगी। वेट में जिसका ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम होगा, मैं उसे पहले परफॉर्म करूंगी। प्रोसेसिंग टाइम में जिसका कम प्रोसेसिंग टाइम होगा, मैं उसे परफॉर्म करूंगी। तो इस केस में जब मैं वेटेड फ्लो टाइम निकालना चाह रही हूँ ना, मैं वेटेड शेड्यूल निकालना चाह रही हूँ, तो मैं प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय वेट करके अपना वेटेड टाइम निकाल लूंगी। क्या करूंगी? वेटेड टाइम निकाल लूंगी। हम डिवाइड क्यों किया? जब हम वेटेड निकालते हैं तो हम प्रोसेसिंग टाइम को तो वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, नॉर्मली हम वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट बेटा इसमें ये जो रिलेशनशिप शो कर रहा है ना, ये मुझे इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। कैसे? जितना मेरा ज्यादा वेट है, मैं उसे फर्स्ट परफॉर्म करूंगी, और वहीं अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम को देखूं, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम है, मैं उसे फर्स्ट लेवल पे परफॉर्म करूंगी। तो ये रिलेशनशिप ही इनवर्स शो कर रहा है, उल्टा चल रहे हैं दोनों। तो इसलिए जब मैं वेट निकालूंगी तो मैं इन्हें क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी। अगर ये दोनों मुझे सेम रिलेशनशिप शो कर रहे होते तो मैं ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करती, बट इस केस में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे वेटेड टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? वेटेड मीन फ्लो टाइम। ठीक है, जॉब 1 2 3 4, उसका प्रोसेसिंग टाइम हमें दे रखा है 38 10 28 16, 38 10 28 एंड 16।